ये है कमाई का अड्डा, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। भारतीय बाजारों में निचले स्तरों से दिख रही है अच्छी रिकवरी, लेकिन क्या हो आज की क्लोजिंग की रणनीति, उस पर करेंगे बातचीत। पहले हेडलाइंस। बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी, निफ्टी 70 तो बैंक निफ्टी 250 पॉइंट सुधरा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी मजबूती, मेटल्स और सरकारी कंपनियों में जोरदार तेजी। और नतीजों से पहले HDFC बैंक में हल्का दबाव, मुनाफे पर दिख सकता है प्रेशर, NPA भी बढ़ने की आशंका। लेकिन CNBC आवाज पर कुछ ही देर में आपके लिए लेकर आएंगे बड़ी कवरेज। अनुमान से अच्छे रहे फेडरल बैंक के नंबर्स, दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 35% बढ़ा, NII में 17% का उछाल, एसेट क्वालिटी भी सुधरी। नतीजे के बाद शेयर में हालांकि 1.5% की गिरावट। एक और टैक्स नोटिस से 9% टूटा डेल्टा कॉर्प का शेयर, साल के निचले स्तर पर पहुंचा। कंपनी की सब्सिडरी डेल्टा टेक गेमिंग को 6,384 करोड़ रुपए का GST नोटिस मिलने से सेंटिमेंट फिर बिगड़ा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडस्ट्री डबल डिजिट ग्रो करेगी और हमारे पोर्टफोलियो में आप देखें तो इस बार 6 से 7 मॉडल्स ऐसे हैं जो पिछले फेस्टिव में नहीं थे। ऑलरेडी हमारा ब्रांड लाइनअप बहुत स्ट्रांग रहता है और इस बार और स्ट्रांग है। त्योहारों में हीरो मोटो के बड़े ऐलान, सभी मॉडल्स पर ऑफर लॉन्च किए। HF डीलक्स जैसे शुरुआती मॉडल्स पर बड़े ऑफर, कंपनी को त्योहारों में डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद। और जेम्स एंड ज्वेलरी शेयर में चढ़ा फेस्टिविटीज का रंग, TVZ आज 8% भागा। वहीं टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, थंगमलाई जैसे काउंटर्स में भी तेजी। अगले साल के अंतरिम बजट में हो सकते हैं बड़े ऐलान, विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद तय होगी रूपरेखा। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ वोट ऑन अकाउंट तक सीमित नहीं रह सकता है बजट। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का बड़ा फैसला, 128 साल बाद ओलंपिक्स में क्रिकेट की वापसी। 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में T20 फॉर्मेट में शामिल होगा क्रिकेट। नीता अंबानी बोली, क्रिकेट के शामिल होने का गर्व की बात। As an IOC member, a proud Indian, and an ardent cricket fan, I'm delighted that IOC members have voted to include cricket as an Olympic sport in the LA Summer Olympics 2028. I thank and congratulate the IOC and the LA Organizing Committee for their support to this landmark decision. पहला मल्टीबैगर क्या था आपका? जो भी पैसा कमाया मैंने, वो सारा पैसा मैंने ACC में लगा दिया मैंने, और वो फिर मेरा 10 गुना हो गया, समझिए। और वो निकल गया उसमें टाइम पे, क्योंकि जल्दी निकल गया मैं। अब तक की बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या रही है? तो 2003 से 5 के बीच में मैंने 3 शेयर्स लिए थे मैंने, तीनों 100 गुना बढ़े, 16,000 गुना रिटर्न दिया भाई मेरे को। 30 रुपये के भाव में लिया था मैंने उसको, और वो शेयर का भाव 8,200 रुपया है एक्स बोनस, तो 16,400 का भाव है। कोई रिग्रेट होती है या नहीं उसका? रिग्रेट इज द लाइफस्टाइल डिजीज ऑफ इन्वेस्टिंग। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। 4 लाइनें अगर हमको सुना सके तो। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, रूमर पे टिप पे ना टाइम वेस्ट कर, नॉलेज और पेशेंस का बिजनेस है ये, अनुभव से सीख और बेस्ट कर। ओके, तो ये पॉडकास्ट यूट्यूब पे हमने प्ले किया था और आप CNBC आवाज़ पर भी आप इसे देखेंगे चैनल पर। खैर, आज की मार्केट पर आते हैं। गुड आफ्टरनून और हर्षिता अगेन। आज सुबह अगर जिन लोगों ने सुना होगा CNBC आवाज़, एक व्यू हमारा क्लियर था मार्केट में कि इस समय एक बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर है और आज देखिए क्या ब्यूटीफुली उस टेक्सचर को मार्केट ने रिवॉर्ड किया है। एक चीज़ जो मैं कहूँगा मार्केट में अब आज के प्राइस पैटर्न ने जो बहुत अच्छी कर दी है कि हमने सपोर्ट 1 पे बाउंस बैक किया, अब हम रेजिस्टेंस 1 की तरफ जा रहे हैं। अभी तक गए नहीं है वहाँ पर, लेकिन सपोर्ट 1 से बाउंस बैक किया, अब रेजिस्टेंस 1 की तरफ जा रहे हैं। अभी देखना है कि रेजिस्टेंस 1 निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हम निकाल पाते हैं या निकाल पाते हैं। शायद बहुत हद तक डिपेंड करेगा HDFC बैंक क्या करने वाला है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन मिड कैप में अच्छी बाइंग है, एडवांस डिक्लाइन स्ट्रॉन्ग है।
तो ठीक है, मार्केट अच्छा है मार्केट, और थोड़ा अनकंफर्टेबल लॉन्ग है मार्केट में इस समय, लेकिन ट्रेड लॉन्ग का ही है। और ये मुझे लग रहा है जितनी रेजिलियंस मार्केट दिखा रहा है ना, बस एक बार एक हल्की सी पॉजिटिव खबर आ जाए तो मार्केट यहाँ से फिर तूफानी तेजी भी दिखा सकता है, लेकिन अभी के लिए स्ट्रेंथ है मार्केट में क्लियर। मार्केट वैसे अपने आप को ऐसे पॉइस कर रहा है कि पॉजिटिव खबर अगर आएगी वो एचडीएफसी बैंक से आएगी। अनुज, स्टॉक का सुबह में हम लगातार जब भी सुबह में देख रहे थे आधे % से ज्यादा के दबाव में था, अब सिर्फ 0.18% तक की ही गिरावट, और नतीजों का इंतजार ऑफ कोर्स है, कभी भी आ सकते हैं। बिल्कुल, कभी भी आ सकते हैं नतीजे हर्षिता। और मैं एक चीज़ कहूँगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, एचडीएफसी बैंक में नंबर्स का वेट कर लें, नंबर्स आ जाने दें, और अगर नंबर्स की वजह से कोई भी नॉक आता है नंबर्स की वजह से, तो उसमें एक कोशिश करें कि शायद एक अपॉर्चुनिटी ढूंढें लॉन्ग साइड की, क्योंकि इतना प्राइस दिन है मार्केट में मेरे ख्याल से कि नंबर्स खराब आएंगे, और हल्के से भी नंबर अच्छे आ गए तो बहुत ही अच्छा होगा। वैसे नंबर्स खराब आने की एक्सपेक्टेशन है, मतलब आशंका तो है मार्केट में, लेकिन अब मार्केट की स्ट्रैटेजी पर आते हैं हर्षिता। और देखिए, अगर आपने सुबह वो ट्रेड ली है तो अब आप अच्छी खासी ग्रिप में होगी आपकी। एक रेजिस्टेंस है अब यहाँ पर 19,800 to 850, तो 19,800 के आसपास चाहें तो आप प्रॉफिट बुक कर लें, लेकिन अगर 19,850 क्रॉस हुआ तो नेक्स्ट राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी, जो इसको सीधा 20,000 तक ले जाएगी। एक चीज़ जो आज की ट्रेड ने क्लियर कर दी है, आज का लो है 19,691 और फ्राइडे का लो था हमारा 19,635। अनलेस एचडीएफसी बैंक कुछ ज़्यादा ही बेकार नंबर ले आए और आप उसको रिविजिट करें, आज का लो कल के लो से बेटर है और फ्राइडे के लो से बेटर है, ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब उससे क्या हो गया, अब आपके स्टॉप लॉसेस इंप्रूव हो गए हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 19,691 और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 19,635। एक बहुत क्लियर अप्रोच अब आपकी है मार्केट को लेकर, निफ्टी को लेकर। बैंक निफ्टी पे मैं कोई लेवल्स मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैं एचडीएफसी बैंक के नंबर्स देखना चाहूँगा। मेरे ख्याल से कभी भी आ सकते हैं अब एचडीएफसी बैंक के नंबर्स, और इसमें एक रेंज को रिस्पेक्ट किया बैंक निफ्टी ने अभी के लिए। हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी लोअर साइड ऑफ द रेंज पर ही है, लेकिन फिर भी एक बार एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आने के बाद शायद एक बेटर व्यू बनेगा यहाँ पर। लेकिन पैसा लॉन्ग साइड पे बन रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, पैसा लॉन्ग साइड पे बन रहा है। आप चाहे इंडिविजुअल स्टॉक्स ले लें, चाहे आप ये इंडेक्स ले लें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आज सुबह हम थोड़े से हैरान थे वो सन टीवी की वो प्राइस पैटर्न देखकर, उसका इंटरडे चार्ट देखिए अब आप एक बार जरा, और वो सुबह देखिए वो मेरे ख्याल से बैन में था इसकी वजह से, और उसके बाद क्या घुमा ये स्टॉक। तो जहाँ स्ट्रेंथ है ना, वहाँ पर अगर आपको डिप मिल रही है तो वहाँ पर मेरे ख्याल से बाइंग में एक मार्केट आपको पैसा बना के दे रहा है। जी हाँ, तो डिप पर दरअसल आज खरीदने का ट्रेड एकदम आपके फेवर में जाता हुआ। इंडेक्स के लेवल पर भले ही आपको बड़ा मूव ना देखने को मिले, लेकिन अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखेंगे तो वो तो 100 पॉइंट ऊपर है, और ऑफ कोर्स डे लो से अच्छी खासी रिकवरी निफ्टी बैंक में भी देखने को मिली। चलिए आपके लिए लेकर आते हैं वो ट्रेंडिंग काउंटर्स, कहां से दरअसल मार्केट ने सपोर्ट लिया है, कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आज तेजी में है और कौन से अभी भी पीछे थोड़ा बहुत वेट कर रहे हैं। तो खरीदारी वाले सौदे दरअसल जो है वो तेजी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप इंडेक्स के टॉप ट्रेड्स देखें, इसमें आपको साफ दिखाई देगा आज एलटीआई माइंडट्री जैसा स्टॉक है जहां पर काफी तगड़े गेंस देखने को मिले हैं, वो एक आउट परफॉर्मर रहा है आज का। कोल इंडिया में अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी है, वो भी एक आउट परफॉर्मर है। दूसरी तरफ हीरो मोटोकॉर्प का भी ट्रेड आप नहीं भूल सकते, क्योंकि वहां पर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो दरअसल तेजी की तरफ बने हैं। अब कुछ मिड कैप आइडियाज भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। जीएनएफसी, उसमें ध्यान दीजिएगा, बहुत तगड़े वॉल्यूम्स के साथ दरअसल यहाँ पर तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दी हैं। डे हाई के आसपास ही दरअसल स्टॉक ट्रेड करता हुआ। इसके अलावा जो तेजी में आज काउंटर है उसमें आप नोट कीजिएगा दालमिया भारत के ट्रेड को, एमसीएक्स के ट्रेड को, क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर दरअसल वो रुझान जो है खरीदारी का बनता हुआ। दालमिया भारत में बीच में करेक्शन आया और उसके बाद वो रिकवरी, लेकिन एमसीएक्स ने ऐसा कोई ब्रेक नहीं लिया है। अच्छे खासे गेंस और करीब करीब 4% तक की तेजी यहाँ पर भी बनती दिखाई दी है। लेकिन मंदी वाले कुछ काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर आज कुछ करेक्शन देखने को मिला है। डेल्टा कॉप ऑफ कोर्स अब 8.5% यहाँ पर बड़ा झटका लगा है। लॉरस लैब्स खबर पॉजिटिव थी, लेकिन स्टॉक में मंदी की पोजीशंस है। डीवीज लैब और नेस्ले दूसरी तरफ, जहां पर हम देख रहे हैं कुछ करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ काउंटर्स है जहां पर आज हमने देखा तेजी और मंदी दोनों के सौदे बनते दिखाई दिए। चलिए अब हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं और उनसे पूछेंगे कि वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस मार्केट को। आज फंडामेंटल्स पर हमारे साथ हैं चोला सिक्योरिटीज के धर्मेश कांत, टेक्निकल कॉल्स के लिए हर रोज की तरह प्रकाश गाबा, राजेश सातपुते, शिल्पा रावत, रुचित जैन और राजेश पालविया से होगी बातचीत। 220 पर ऑफ कोर्स दिग्गज निवेशक विजय केडिया से जो एक बहुत ही बढ़िया और ट्रेंडिंग पॉडकास्ट अनुज ने किया, उसका एक अंश आपके लिए सुनाएंगे समृद्धि के मंत्र में।
235 पर हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ निरंजन गुप्ता से जानेंगे कि त्योहारों के लिए क्या ऑफर कंपनी लेकर आ रही है और ये फेस्टिव सीजन लार्जली इंडस्ट्री और हीरो मोटोकॉर्प के लिए कैसा उभर कर आएगा। फिर 240 पर 4 का चौका लेकर आएंगे हम आपके लिए और साथ ही साथ फिर आगे रुक करेंगे आने वाले नतीजों पर। आने वाले नतीजों में कल बजाज फाइनेंस, L&T टेक, कैनफिन होम्स, ICICI प्रू, सिंजीन जैसे आंकड़े आएंगे और कई कैश मार्केट की कंपनियां हैं उस पर सुमित को जोड़ेंगे। 250 पर मार्केट बिग वॉइस में कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा हमारा साथ देने वाले हैं। फिर रुक करेंगे BTST और STBT ट्रेड्स का और ऑफ कोर्स क्लोजिंग की स्ट्रैटेजी का। ओके, चलिए फिर अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ना शुरू करते हैं इस समय। गुड आफ्टरनून गाबा सर, इस समय की ट्रेड क्या होगी? गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय के रहेगा बाटा इंडिया। बाटा इंडिया पर ध्यान देना चाहिए, बढ़िया बेस बन रहा है, ट्रेड कर रहा है 1641 पर। इसका टारगेट 1660 का हो सकता है कल तक के लिए। स्टॉप होगा 1635, बहुत टाइट है, सही है एकदम बाटा इंडिया। इंडिया में आप कह रहे हैं तेजी की पोजीशन लेकर चले। राजेश सातपुते, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी एंड गुड आफ्टरनून अनुज एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी देखिए, नजर जो है वो हीरो मोटर्स पे, सुबह भी मैंने इसको रिकमेंड किया था तो उसी को मैं रिएटरेट कर रहा हूँ। टारगेट नया होगा 3220, ये इसका पहला पड़ाव है, 3220 एंड देन 3260। तो हीरो मोटर इज स्टिल अ बाय। स्टॉप लॉस जो होगा वो नया स्टॉप लॉस ये होगा कि 3120, 3120 के फ्रेश स्टॉप लॉस के साथ हीरो मोटर लॉन्ग करे, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट फ्लैट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। ओके, बिल्कुल। तो ये समय हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर एक ब्रेकआउट। शिल्पा जुड़ गए हमारे साथ। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी एंड अनुज जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। मेरा अभी ध्यान यहाँ पे SBI लाइफ पे जा रहा है। SBI लाइफ काफ़ी दिनों के बाद ये 1320 के ऊपर है, तो यहाँ पर मुझे लगता है 1360, 1380 इसके इमीडिएट टारगेट्स होंगे। इसको आप ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड ले सकते हैं। मैं 1350 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 10-11 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 5 रुपये का रखिए और व्यू सही जाता है तो ये आपको 21 से 22 तक भी ट्रेड करते हुए मिलेगा। SBI लाइफ तेजी वाला ट्रेड 0.5% के गेंस पर और यहाँ पर 1360 की तैयारी हो रही है तो तेजी करे। रुचित गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक करेंगे? वेरी गुड आफ्टरनून। UPL में खरीदारी की सलाह रहेगी। सो आइडियली अब तक अंडर परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक पिछले कुछ महीनों में, बट काफी समय बाद एक हायर बॉटम का स्ट्रक्चर ये स्टॉक में फॉर्म हुआ। स्टॉक अपने 100 DMA के आसपास ट्रेड कर रहा है। वंस आई थिंक ये ब्रेकआउट में दिख जाए फिर ये स्टॉक में एक अच्छा ट्रेंडेड अपमूव दिख सकता है। तो करंट लेवल्स पे यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। UPL में 621 के नीचे स्टॉप लॉस रखे 646 के टारगेट्स के लिए। 646 का टारगेट। UPL में तेजी का ट्रेड। स्टॉक में मोमेंटम सुबह से है 1.1% ऊपर। फंडामेंटल पर्सपेक्टिव क्या बन रहा है? धर्मेश कांत हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेश गुड आफ्टरनून, बताइए आपका पहला टॉप ट्रेड क्या है इस घंटे के लिए? या गुड आफ्टरनून हर्षिता। डालमिया भारत के साथ जाना चाहूँगा, वहाँ पर बाई ट्रेडिंग पिक रहेगा डालमिया भारत में। नतीजे काफ़ी अच्छे आए थे और जो काफ़ी गुड बात डालमिया भारत की ये थी कि इनका जो EBITDA पर टन है वो सिक्वेंशली भी बढ़ता हुआ नजर आया। 70-80 रुपये का वहाँ पर इजाफा था और बेसिकली ये ईस्ट इंडिया साउथ इंडिया में इनके जो कैपेसिटीज़ हैं वहाँ पर ये कार्यरत है और इनके जो सीमेंट्स वही बिकते हैं। और आफ्टर एट द एंड ऑफ सितंबर के आसपास करीब 50 रुपये का सीमेंट पर बैग प्राइस हाइक लिया गया था ईस्ट इंडिया में और 30 से 35 रुपये का साउथ इंडिया में, जो कि इस नतीजे में इंक्लूडेड नहीं है। वो Q3 एंड Q4 में इसका एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा और इनपुट प्राइसेस काफ़ी बिनाइन है। सो मुझे लगता है कि करेंट प्राइस पे ये अभी भी थोड़ा सा अंडर प्राइस है। इंटरप्राइज वैल्यू पर टन के हिसाब से देखें तो 115 रुपये डॉलर पे चल रहा है, जबकि 130-35 नॉर्मली कमांड करते हैं ऐसी ग्रोइंग कंपनियाँ जिनकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है और पैन इंडिया प्रेजेंस बढ़ाते जा रही है। तो इसको एक ट्रेडिंग बाई लेके चल सकते हैं। 2500 का एक पोजिशनल टारगेट है अभी के लिए। हालांकि अगर इन्वेस्टमेंट बाई करना चाहते हैं 2-3 साल के लिहाज से तो अराउंड 3000 रुपये का प्राइस टारगेट निकल के आता है। दालमिया भारत में एक मोमेंटम ट्रेड और आप पोजीशनिंग देखिए दालमिया भारत की। आज सुबह में नंबर्स आने के बाद इसकी खूब चर्चा हुई। ओपन इंटरेस्ट एडिशन करीब 5% तक का और अगला टारगेट जो आ रहा है वो करीब 2500 और आगे फिर 3000 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। बहुचर्चित स्टॉक रहा है यह आज के लिहाज से। चलिए कुछ और ट्रेड्स अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम
और मेटल्स पर आपकी नजरें होनी चाहिए। मेटल इंडेक्स आज के टॉप परफॉर्मर्स में शामिल है। सुबह तक हमने एनएमडीसी का जिक्र किया था, लेकिन आप देखिए दोपहर बाद टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर्स, हिंडाल्को जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी। इनफैक्ट वेदांत भी आज करीब करीब 2-2.25% के गेंस पर कारोबार कर रहा है। तो क्लियरली कुछ शॉर्ट कवरिंग टाटा स्टील जैसे काउंटर्स में और जेएसडब्ल्यू में देखने को मिली, लेकिन बाकी स्टॉक्स में तो लॉन्ग्स ही जुड़े हैं। शिल्पा, आप क्या राय ले रही हैं? टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे ट्रेड में अब ज्यादा रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल हर्षिता जी, मेरा तो पिक टाटा स्टील ही है। आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। यहाँ पे आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो 125, 126 पे भी एक अच्छी खासी पुट राइटिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे मुझे लगता है इट इज़ हेडिंग टूवर्ड्स 130, 131, कॉल अनवाइंडिंग भी है। तो यहाँ पे सेटअप बहुत बुलिश है। ये मुझे लगता है कल तक भी आपको 130, 131 जोन्स दिखाना ही चाहिए। 131 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। टाटा स्टील ऑफ कोर्स, इसके साथ इंडिविजुअल हाई पॉइंट जुड़ा ये है कि यूके की जो दिक्कत थी इन्होंने रिजॉल्व कर ली। लेकिन अनुज, पूरा बाकी पैक आप गौर करें, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, इट्स नॉट ओनली आपकी स्टील कंपनियां, आपके बाकी नॉन फेरस प्लेस में भी इंटरेक्शन तेजी की तरफ ही है। बिल्कुल, और ना सिर्फ ये बल्कि आप देखिए अब केमिकल प्लेस जो आपका जीएनएफसी पे मेरी नज़र गई थी। आई थिंक लास्ट वीक हम डिस्कस कर रहे थे, वेंसडे थर्सडे को वो चाइना का जो पैकेज आया था, उसके बाद एक व्यू बना था कि यहाँ से अब मेटल्स पकड़ लीजिए आप, मेटल्स और ये स्पेशलिटी केमिकल्स, ये शेयर सब आप पकड़ लीजिए, यहाँ पर अब आपको एक अच्छा मूव मिलेगा। जब भी इस तरीके का मैक्रो ट्रिगर आता है ना, इसमें क्या है ना हर्षिता, लेकिन इसमें बहुत संभल कर आपको चलना होता है। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी होता है इसमें। मेटल्स में हमेशा स्टॉप लॉस का ध्यान रखना होता है। उस दिन भी मैंने समझाया था। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक फ्रेश मूव शुरू हुआ है यहाँ पर। और चाइना ना एक बार शुरू करता है ना कुछ चीज़, वो रुकता नहीं है, वो फिर होल हॉक जाता है वो एकदम बिल्कुल। तो वो यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, ये यहाँ पे मुझे लग रहा है। और टाटा मोटर्स एक और कारण है, एक और स्टॉक है जो अब, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी मार्केट चाइना में है, JLR की, इसके लिए ये कुछ 4-5 पॉकेट्स हैं आपकी मेटल्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक, जो मुझे लग रहा है यहाँ से अगले स्विंग में आपको शायद आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। और खासतौर से केमिकल स्टॉक्स तो वैसे ही काफ़ी गिर चुके थे, तो वहाँ पर एक कहीं से ट्रिगर मिला इनको, इसकी वजह से चल रहे हैं मेटल्स प्लस केमिकल्स दोनों। मेटल्स प्लस केमिकल्स, ये एक बहुत बढ़िया तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। सुबह में भी जैसे हम मेंशन कर भी रहे थे, यूपीएल जैसा ट्रेड, कुछ आरसीएफ जैसे ट्रेड्स वीरू बार बार आइडेंटिफाई करते आए हैं। धर्मेश, फंडामेंटली आप किस पर ज्यादा फोकस करना चाहेंगे, वो केमिकल वाली स्टोरी या फिर मेटल्स वाली स्टोरी पर? हर्षिता, मेटल वाली स्टोरी पर ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे। जैसा कि अनुज जी ने अभी जस्ट बताया कि चाइना एक बार पकड़ता तो उस पर वो कंटिन्यूटी बना के रखता, मोमेंटम बना के रखता। और चाइना वाली ये जो बात थी, ये काफ़ी समय से इसका इंतजार था, 3-4 महीने से ये बात चली थी कि इनका स्टिमुलस पैकेज आएगा। और जिस तरीके से चाइना भी कॉर्नर्ड हो रखा है अपने रियल एस्टेट के एक्सपोजर को लेकर के, तो उनको एक स्टिमुलस लाना ही था अपनी इकोनॉमी को वापस से रिवाइव करने के लिए, जो आ गया। मुझे लगता है आने वाले दिन में और भी काफ़ी अनाउंसमेंट्स आएंगे यहाँ पे। तो मेटल की तेजी बनी रहनी चाहिए। एक ही यहाँ पर कैविएट है कि डॉलर इंडेक्स कैसा प्ले करता है इन लाइट ऑफ जियोपॉलिटिकल इशू। अगर वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेथनिंग आ जाती है तो मे बी प्राइस वाइज इंटरनेशनल मार्केट में मेटल में उतना बड़ा इजाफा ना मिले। और जहाँ तक डोमेस्टिक मार्केट की बात है, वहाँ तो हम लोग काफ़ी हॉट मार्केट ये चल रहा है। अगर आपने IIP नंबर भी देखा हो तो 10% का पिछले महीने ग्रोथ था और इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल हो रखा है। सो ये दोनों ही कंड्यूसिव फैक्टर्स है इसके लिए। इन्फ्रा स्पेंडिंग चल ही रही है। मेटल स्पेस में हिंडाल्को टॉपिक रहा है अलॉन्ग विद वेदांता। वेदांता हालांकि आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा होगा क्योंकि ये पिछले दिनों कुछ ऐसे खबरों में था कि जहाँ पे स्टॉक की काफ़ी पिटाई हुई थी, बट 210-205 के आसपास हम लोगों ने काफ़ी एग्रेसिव बाई रिकमेंडेशन इसमें दिया था, जो मेंटेन रखते हैं। सो वेदांता, हिंडाल्को एंड JSW स्टील, ये टॉपिक इस सेक्टर से इस पर बाई करने की सलाह है। और एक ट्रेडिंग बाई है ये, मतलब अगर एक महीने के लिहाज से रखें तो 10-15% अभी भी इसमें मिलना चाहिए। ओके, चलिए ठीक है, कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं। मिड कैप इंडेक्स एक बार फिर लेकर आइए। मिड कैप इंडेक्स में इस समय अच्छा मोमेंटम है और यहाँ पर एक अच्छी चाल। एक बार जरा रिविजिट करते हैं सन टीवी को। गाबा सर, सुबह सुबह हमने एक डिस्कस भी किया था, सुबह की डिक्लाइन में अच्छी बाइंग आई और अब फ्रेश 52 वीक हाई पर मल्टी ईयर ब्रेकआउट पर ये स्टॉक कहाँ तक जा रहा है अब? ये 600 से बाउंस मिला है बिल्कुल, जहां पर सपोर्ट था। और उसके जो रिवर्सल ट्रेंड दिया, ट्रेड कर रहा है 648, अब तो 700 के आसपास जाना चाहिए। स्टॉप अब भी किसी को लेना है तो ले सकते हैं, स्टॉप 636 रहेगा। जो पैटर्न बना है उसके हिसाब से
बाउंस बैक करके एक बाउंस रिवर्स मिला है, तो अपमूव तो मिलना चाहिए सन टीवी में। अपमूव तो आया भी है, वो आपकी स्क्रीन पर 650 की तरफ आता हुआ काउंटर साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा धर्मेश, ये एमसीएक्स पर अब क्या व्यू है? नए प्लेटफॉर्म पर आने का इंतजार था, वो हो चुका, एंड यहाँ पर कई सारे टेक्निकल जानकार कह रहे हैं कि ये जो रैली है वो आगे लास्ट करती दिखाई देगी, लेकिन अगला बड़ा ट्रिगर क्या रह सकता है एमसीएक्स के लिए? तो सिर्फ एक ही है कि इनका बिजनेस ग्रोथ भी हो, बिकॉज ये जो ट्रिगर था ये कॉस्ट को लेके था, उनका एक एडवांटेज इसको मिलना चाहिए। बट एज लॉन्ग एज जो टॉप लाइन है, अगर वहां पर भी इस तरीके की ग्रोथ ना दिखाए, जहां पे एमसीएक्स लैगार्ड रहा वहां पे इनको खासा ग्रोथ मिला नहीं है, तो नेक्स्ट ट्रिगर तो मिलना मुश्किल है। वैल्यूएशन के हिसाब से अगर बीएससी के हिसाब से इसको आप कंपेयर करें तो 10-12% का भी गुंजाइश है स्टॉक प्राइस में अपसाइड मूवमेंट के लिए। बट उसके बियॉन्ड अगर मतलब 1 ईयर फॉरवर्ड 55-60 का पी मल्टीपल बहुत होता है किसी भी एक्सचेंज को ईपीएस के हिसाब से ट्रेड करने के लिए, तो वहां लगता है कि ये ऑलमोस्ट प्राइस्ड हो रखा है। सो 10-15% मोर, उसके बियॉन्ड तो मुझे लगता नहीं है कि एमसीएक्स में, चाहे वो उनके प्रोडक्ट्स हो, जिस तरीके से इनके मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज रही है, तो टॉप लाइन ग्रोथ आना काफी डिफिकल्ट दिखता है मुझे। ओके, आई एम सॉरी हर्षदा, बिल्कुल वैसे काफ़ी तेज़ी हो चुकी है एमसीएक्स में, लेकिन स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसीलिए मैं पूछ रही थी कि नया ट्रिगर क्या रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि जो होना था वो तो आ गया, और इसमें हमें, मुझे तो ऐसे आभास हो रहा था कि शायद वो सेलोन न्यूज हो सकता है, लेकिन वैसे कोई लक्षण अब तक तो नहीं आया। उसका एक कारण हो सकता है हर्षदा, एक कारण मैं बताता हूँ आपको। एक बार जरा बीएससी का शेयर देखिए, आप बीएससी का शेयर देखिए, 3 महीने में बीएससी का शेयर क्या हुआ, मेरे ख्याल डबल हो गया बीएससी का शेयर, एग्जैक्ट डबल 3 महीने में। तो मेरे ख्याल से एक एक्सचेंजेस को एक अलग से एक प्रीमियम मिलना शुरू हुआ है ऑफ लेट, जिस तरीके का हमारे यहाँ पे ट्रेडिंग एक्शन बढ़ा है उसकी वजह से। एमसीएक्स पे शायद ये ओवरहैंग था, इसके लिए अब आपको लग रहा है कि एमसीएक्स काफी चल चुका है, लेकिन अगर आप 3 महीने से कंपेयर करेंगे तो टेक्निकली एमसीएक्स बीएससी से कम चला है। ये एक कारण हो सकता है। अब मैं बीएससी के अपने अलग रीजन है री रेटिंग के, उनका बायबैक भी आया था, वो बायबैक प्राइस से ऊपर गया, उन्होंने रीबैक उसको फिर रीप्राइस के बायबैक को उससे भी ऊपर चला गया फिर वो स्टॉक, तो खैर वो अलग चीज है। लेकिन एमसीएक्स में ना अब मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन भी आएगा। एनएससी ने ऑलरेडी लॉन्च करने शुरू कर दिए कमोडिटी प्रोडक्ट्स कुछ और, तो कंपटीशन आएगा, लेकिन स्क्रीन पर वीकनेस नहीं है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, मेरा व्यू हो सकता है कि सेलोन रैली प्ले आउट हो जाएगा, लेकिन स्क्रीन पे वीकनेस नहीं है। जब तक स्क्रीन पे वो वीकनेस नहीं है, अगर आप लॉन्ग है यहाँ पे, तो आप अब सिस्टम से अपने मार्केट अपने आप निकालेगा आपको। आप रोज स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए अपना, जिस दिन मार्केट को निकालना होगा उस दिन निकाल देगा आपको बाहर। इनफैक्ट आपको क्या दिखा सकते हैं एमसीएक्स वर्सेस बीएससी, जो हम डूल चार्ट दिखाते हैं एक ही ग्राफ पे, ये देखिए जो अनुज आपको मेंशन कर रहे थे, दिखा लेकर आइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब फिर से। क्लियरली एक बीएससी ज्यादा चला है एमसीएक्स के सामने। अब देखते हैं यहाँ से आगे की चाल कैसी रहेगी। चलिए मार्केट आपके सामने स्टेडी है, स्टेडी ही शब्द का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि 11-12 पॉइंट ऊपर निफ्टी, और निफ्टी बैंक ऊपरी लेवल से हल्की सी मुनाफा वसूली दिखा रहा है, और इंतजार तो ऑफ कोर्स एचडीएफसी बैंक के नतीजों का है। जब तक वो नंबर्स आए तब तक हम मार्केट की चर्चा करेंगे, फिर उस पर ज्यादा फोकस रहेगा। तो अब बात करते हैं सीएनबीसी आवाज के पॉडकास्ट की, गेट रिच विद विजय केडिया। यहाँ पर अनुज ने दरअसल डिटेल में बातचीत की विजय केडिया के ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जर्नी पर, कैसे वो कंगाल से अब करोड़पति बने हैं, किस तरह के स्टॉक्स उन्होंने पिक किए। बहुत ही दिलचस्प पॉडकास्ट है, इसे आप डिटेल में जरूर सुनिएगा, और उसका एक टीजर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। एक अंश देखते हैं उन्होंने किन चीजों पर ज्यादा अहमियत दी है अपनी इस पूरे निवेश की जर्नी में। क्या इन्वेस्टमेंट लेसन रहे आपके जो आपके साथ अब तक हैं, और जो आप चाहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स भी फॉलो करें उसको? वो सारे इसी बोल के जो मैंने मेरे लाइफ में सीखा ना अनुज भाई, वो सब मैंने मेरे कोर्ट्स में पिरोया है। मेरे सारे मेरे इंटरव्यू में पिरोया है, सारे मेरे गाने में उनको ढाला है, और जो गाने मैंने लिखे हैं वो सब मेरे एक्सपीरियंसेस उसके अंदर में ढाला है। वो एक चीज़ तो इसमें ये समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट में पैसा बनता है, दूसरी कि शेयर बाजार में पैसा बनता है, और तीसरा कि अगर आप शेयर्स को होल्ड करते हो, ऐसा नहीं है कि अगर 2 साल भी मैंने अगर होल्ड किया तो 2 साल में ऐसा नहीं कि उसमें उतार चढ़ाव आए होंगे। उसके अंदर में भाई बहुत उतार चढ़ाव आए होंगे, ऐसा तो नहीं है। मेरे को याद से 35 या 40 रुपया का शेयर था, फिर शायद वो 200, 300, 400 रुपये कुछ भी हो गया होगा, मैं जल्दी निकल गया होगा। तो लेकिन उसके बीच में तो 20 रुपया बढ़ा, फिर 10 घटा, 20 बढ़, जैसे शेयर बाजार की चाल है। तो आपको इन सब से डिस्टर्ब नहीं होने गया आपको। आपका एम अगर समझो, देखो एक चीज़ मैंने सीखा अनुज भाई, अगर आप 100 मीटर की रेस दौड़ रहे हो तो आपका ध्यान 90 मीटर में जाने के बाद में अगले 10 मीटर पे होएगा, हाँ, कि मेरे को एक कवर करने का है।
लेकिन अगर आप समझो 32-34 किलोमीटर की मैराथन अगर दौड़ रहे हो तो आपका दम 100 मीटर पे नहीं रहेगा, फिर आप एक उसको ब्रेक करेंगे, फिर आप उसको उसी रफ्तार से चलोगे, फिर आपका लक्ष्य बड़ा हो गया आपका, कि आपको तो 32-34 किलोमीटर दौड़ना है ना, तो आप 2-4-5 किलोमीटर चलने के बाद में आपके दिमाग में कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल, इट इज एज गुड एज जीरो कि आपने शुरुआत की आपने। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि ये लॉन्ग टर्म होता है, सालों शेयर आपको रखने पड़ते हैं, अच्छी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, लीडर को पकड़ना पड़ता है, जो लाइन के अंदर में जो एक सिग्निफिकेंट कंपनी है उसमें आपको करना पड़ता है। तो ये शुरुआत थी, तो ये सीखने को मिला। ओके, ये फुल एपिसोड इस समय यूट्यूब पर हमारे CNBC आवाज़ के पेज पर आपको दिखाई देगा। इस समय अवेलेबल है ये एपिसोड, तो आपको जाना है तो CNBC आवाज़ के यूट्यूब पेज पर जाइए। टीवी पर हम इसको प्ले करेंगे कल फुल एपिसोड को, लेकिन अभी के लिए आपको यूट्यूब पर जाना पड़ेगा। आप संवर्धन मदरसन लेकर आइए एक बार ज़रा। संवर्धन मदरसन का इंट्राडे चार्ट इस समय डे हाई पर संवर्धन मदरसन सुबह पिक किया गया था। ये स्टॉक आई थिंक इसी पैनल में पिक हुआ था ये स्टॉक संवर्धन मदरसन का। मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली किसने पिक किया था, लेकिन कोशिश करूँगा तो याद आएगा। लेकिन संवर्धन मदरसन में एक अच्छा मूव इस समय है। गाबा सर, कोई व्यू आपका इस स्टॉक पर? बढ़िया स्टॉक है, यस, सुबह से मेरे पर रडार पे है और शायद ये मैंने स्टॉक रिकमेंड किया अपने क्लाइंट्स को। इसका टारगेट मेरे ख्याल से 100 तक का है, वहां तक जाना चाहिए। ट्रेड करा है 96.50, स्टॉप होगा 95, बस ज्यादा नहीं। तो रिस्क और रेशियो भी फेवर में, 100 का एक लक्ष्य है, वहां तक जाना चाहिए। समर्थन आई थिंक आज सुबह मैंने ही डिस्कस किया था, याद मुझे ध्यान आता है। यस बिल्कुल, तो 10 के दम का ट्रेड था शायद, या तो अमित ने लिया था या स्वाति ने, दो में से किसी एक ने लिया था, लेकिन था इतना मुझे याद है कि ट्रेड लिया गया था सुबह सुबह ये वाला। एक इंटरेस्टिंग मूव इनफैक्ट इस स्टॉक में जरूर देखने को मिला है। लेकिन बाजार में देखिए बहुत ही दिलचस्प ट्रेड्स आपको दिखाई देंगे। एक है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। शिल्पा जी, आई थिंक ये हम डिस्कस कर रहे थे 11 बजे के कार्यक्रम में भी, खिलाड़ी नंबर 1 में ये 229 के आसपास जो बैठा है। अब अगला पड़ाव क्या होगा? हर्षदा जी, ये जो टारगेट है 235 का बहुत स्ट्रांगली इंटैक्ट है। यहाँ पे ये मूव आपको 235-36 तक लेके जाएगा। वो सस्टेन करता है देन आप 245 से 250 के लिए देख सकते हैं, बट यूजुअली 235 तक ये आपको इजीली मिलना चाहिए। देन इसको रिविजिट कर सकते हैं। ओके, तो ये मूव फिलहाल 235 को रिविजिट किया जाएगा, 235 के आसपास देखते हैं ये टिकता है या चलता है। अच्छा, शालीमार पेंट्स में निचले लेवल से कुछ रिवर्सल आता हुआ। मैं इनफैक्ट जब ट्रेंडिंग काउंटर्स की वो लिस्ट बना रही थी उसमें मैंने एक चीज नोटिस की थी, एशियन पेंट्स थोड़ी सी नरमी की तरफ, लेकिन शालीमार में एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिला है। ये जो कच्चे तेल में फिर उबाल देखा गया, ये क्या भारी पड़ सकता है पेंट स्टॉक्स पर, या कंपनियां सीधे प्राइस हाइक्स पर आ जाएंगी? आपकी एनालिसिस क्या होगी धर्मेश? नहीं, बिल्कुल थोड़ा भारी पड़ेगा ये, बिकॉज प्राइस हाइक लेना एक एंड मोमेंट पर काफ़ी पॉसिबल नहीं होगा। बिकॉज इनका जो मेन कच्चे तेल का जो इन्वेंट्री डेज होता है 30 से 35 दिन का ये इनका पेंट का इन्वेंट्री रहता है। सो ऑलरेडी ये जो पुराने पेंट बने हुए थे फेस्टिव सीजन के लिहाज से वो तो डीलर के पास कंपनियों ने भेज रखी है। सो वहाँ तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं। ऑन गोइंग जो Q4 के आसपास है विंटर सीजन एंड जो फिर मार्च का क्वार्टर का जो महीना रहता है वहाँ पर ये इसके नंबर्स में इम्पैक्ट आएगा, बट मार्केट समय से थोड़ा पहले चलता है। कंड्यूसिव जिस तरह से इन्फ्लेशन है मार्केट में और इनपुट प्राइसेस बाकी जो कमोडिटीज़ के जिस तरह से प्रिवेल कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार पेंट कंपनियों के लिए ये थोड़ा पॉसिबल होगा वॉल्यूम कंप्रोमाइज़ किए बिना प्राइस हाइक लेना। एंड वॉल्यूम कंप्रोमाइज करना है स्ट्रेटेजिकली, आई डोंट थिंक अभी कोई भी पेंट कंपनी इसके लिए तैयार है, बिकॉज कंपटीशन काफ़ी हीटेड अप होने वाला है पेंट के स्पेस में। सो अभी जो स्ट्रेटेजी सब पेंट कंपनियों की यही कि जितना से ज़्यादा मार्केट शेयर गेन कर सके, एक दूसरे का मार्केट शेयर ये खा सके। तो वहाँ पे प्राइस हाइक तो मुझे नहीं लगता होने वाला है, काफ़ी डिफिकल्ट सिनेरियो रहेगा। तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स पक्का हिट होगा, बट अगेन ये सब्जेक्ट टू है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर भागता है नहीं भागता है, किस तरीके से इनका बिहेवियर रहता है, जो कि गिवन द स्टेट ऑफ थिंग्स अभी ऐसा लग रहा है कि ये प्राइसेस और भागेंगे क्रूड के। तो पेंट कंपनी के लिए नेगेटिव है, इट्स मोर ऑफ अ स्मॉल ट्रेडिंग प्ले। अभी आप इसको एक पोजिशनल ट्रेड लेके नहीं खेल सकते हैं। ओके, अच्छा, अब लेकर आइए जरा डेल्टा कॉर्प का शेयर, क्योंकि दिक्कतें यहाँ कम हो ही नहीं रही हैं कंपनी की। और अगेन जिस तरीके से नोटिस आ रहे हैं, ये कंपनी के एक एग्जिस्टेंस पर एक सवालिया निशान उठा रहा है क्लियरली। आज सुबह ये शेयर 10% तक डाउन था, इनफैक्ट एक बार 10% से ज़्यादा भी नीचे आया था।
अब थोड़ी रिकवरी आई यहाँ पर। धर्मेश, गुड आफ्टरनून। आपका क्या भी होगा इस समय डेल्टा कॉप पर? इसको छोड़ दें अभी बिल्कुल, या फिर एक फॉलिंग नाइफ कैच करने की कोशिश की जाए यहाँ पर? गुड आफ्टरनून अनुज, मतलब आपने मूल बात कह दी है कि जिस तरीके से नोटिसेज आए और सबको आप सबमिट कर दें तो ये कंपनी तो पैसा पे ही नहीं कर सकती है। सो ये डिपेंड करता है, और जितनी मेरी जानकारी है जो नोटिस का कैलकुलेशन है, अगर वो कोर्ट में स्टैंड कर गया तो फिर ये लाइबिलिटी बन जाएगी इस डेल्टा कॉप पे। प्रॉब्लम ये है कि जिस वक्त जो प्ले हो रहा था उस वक्त तो जो भी कस्टमर्स थे आके चले गए। अब ये रिकवरी कस्टमर से तो ले नहीं सकते, बिकॉज एंड ऑफ द डे जीएसटी कलेक्शन क्या है कि आप एक कस्टमर से लेते हैं और सरकार को पहुंचा देते हैं, तो सरकार को पहुंचाना लाइबिलिटी बन गई है, बट जो लेना था इनसे पैसा वो इंसान तो आपके पास है ही नहीं। तो ये काफी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। इस पर किस तरीके से बाद में कॉम्प्रोमाइज होता है, कोर्ट क्या डिसाइड करती है, ये तो ओपन वर्डिक्ट है, अभी इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है। और टॉसिंग अप ऑफ अ कॉइन होगा, अगर इनको राहत मिलती भी है, कुछ पूरी राहत तो मिलेगी नहीं, कुछ स्ट्रेंथ तक की राहत मिलेगी, तो उस हिसाब से अगर आप प्ले लेना चाहते हैं तो भी काफी डिफिकल्ट टू से, इट्स लाइक अ टॉस ऑफ अ कॉइन। मेरी सलाह तो यही रहेगी कि अभी जब तक ये सेटल नहीं होता छोड़ दे, क्योंकि अगर किसी चीज को 100 से 200 रुपया जाना है, आप 130 पर भी बाई करें तो प्रॉब्लम नहीं है, एक बार आएगा, बट बीच में आपको मिडवे जरूर मिलेगा जहां पर ये दोबारा बाई कर सकते हैं। सो लेट इट बी, रहने दें आप इसको साइड में। बहुत अदर अपॉर्चुनिटीज है अच्छी मार्केट में जहां पर काफी अच्छा पैसा बन सकता है। बिल्कुल, इसमें वही ना, एक्चुअली रिकवरी कैसे होगी अगर आप पैसा आएगा कहाँ से? पैसा आएगा कहाँ से? सुबह मेरी अजय श्रीवास्तव से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि कंपनी तो ये भी बोल दे कि ये लीजिए सारे कैसीनोज की मेरी चाबी, आपको जो बेचना है बेच के, जो निकालना निकाल लीजिए, तब भी नहीं निकलने वाला है ये मतलब पैसा यहाँ से। लेकिन ये बहुत मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये इन सब चीज़ों का लॉजिक क्या है। लेकिन जो भी है, एटलीस्ट अब लोगों को एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि क्यों ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर एक हमेशा पॉलिसी रिस्क रहता है, वहाँ पर कभी इनको फुल वैल्यूएशन नहीं मिलता और ना मिलेगा। एक पॉलिसी रिस्क बहुत बड़ी चीज़ होती है, कभी भी आपका बिजनेस पूरी तरीके से डी-रेट हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये चीज़ हमने फ्राइडे को भी डिस्कस की थी, जब फ्राइडे को डेल्टा कॉप के नंबर्स हम डिस्कस कर रहे थे हर्षदा, तब भी ये चीज़ बोली थी कि प्लीज़ इसको आज चेज मत करिए, क्योंकि ये पुराने नंबर्स हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है, आगे जाके कंपनी के एग्जिस्टेंस पे सवाल है। और अब देखिए 3,400 करोड़ का तो मार्केट कैप है, फॉरगेट अबाउट प्रॉफिट और सेल्स, मार्केट कैप इतना है, उससे 5 गुना के नोटिस हैं, कहाँ से भरेगी कंपनी? वही दिक्कत है। और डेल्टा कॉप पर लटकती तलवार और वो स्टॉक लगातार टैंक करता हुआ। अच्छा, क्योंकि हम पेन्स की बात कर रहे थे तो इशारा मेरा इसी तरफ था कि अब ये डिमांड इन्वायरमेंट कितना बेहतर होगा, उसी पर फोकस रहेगा सभी निवेशकों का। कंसिडरिंग फेस्टिविटीज की शुरुआत हो चुकी है, अब त्योहार आते ही पेंट कंपनियां हो या फिर आपकी दूसरे एफएमसीजी प्लेयर्स या फिर लार्जली कोई भी कंजम्पशन थीम वाला क्षेत्र, वहां पर थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ने लगती है। अब ऑटो कंपनियों ने भी बरसात कर दी है कई सारे ऑफर्स की इन्हीं फेस्टिवल्स के चलते। और सीएनबीसी टीवी 18 के परीक्षित लूथरा से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ निरंजन गुप्ता ने कहा कि कंपनी ने त्योहारों के लिए कई सारे ऑफर्स तैयार कर लिए हैं, डीलर्स के लिए कई सारे इंसेंटिव्स भी लॉन्च किए हैं और कंपनी को पूरा भरोसा है कि डबल डिजिट ग्रोथ दरअसल हासिल हो सकती है त्योहारी सीजन में। निरंजन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले कि फेस्टिव आउटलुक क्या है, क्या इस बार फेस्टिव स्कीम्स हैं, नई मोटरसाइकिल्स लॉन्च हो रही हैं? फेस्टिव का आउटलुक काफ़ी अच्छा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडस्ट्री डबल डिजिट ग्रो करेगी और हमारे पोर्टफोलियो में आप देखें तो इस बार 6 से 7 मॉडल्स ऐसे हैं जो पिछले फेस्टिव में नहीं थे। ऑलरेडी हमारा ब्रांड लाइनअप बहुत स्ट्रांग रहता है और इस बार और स्ट्रांग है। जैसे अगर आप देखें कि सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक है या ग्लैमर है या पैशन प्लस है या जूम जो हमने लॉन्च किया था या डेस्टिनी प्राइम, एक्सट्रीम 160R 4V, बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं। तो काफ़ी एक्साइटमेंट है और काफ़ी ऑफर्स और स्कीम्स हैं। और ऑफर स्कीम्स भी हमने ये किया है कि सिर्फ कंज्यूमर ऑफर्स नहीं हो बल्कि इंसेंटिव जो लोकल टेक्नीशियंस को भी हो, जो लोकल जो सेल्स कर रहे हैं वहां पे डीलर स्टोर में, उनको भी इंसेंटिव मिले। तो इस बार हमने उसका भी ध्यान रखा है बिकॉज वी वांट एवरीबडी टू फील द बेनिफिट ऑफ फेस्टिव एंड फॉर दिस टू बी एन इंक्लूसिव फेस्टिव। तो ये हमारी एक्चुअली ऑब्जेक्टिव। कुछ मॉडल्स पे डिस्काउंट भी है? सारे फेस्टिव में तो सब जगह कैशबैक ऑफर्स भी रहते हैं, सो कैशबैक ऑफर्स भी हैं। कुछ सिटीज में ज्यादा हैं, जैसे यूपी, एमपी, राजस्थान हो गए,
कुछ में कम है, बट सब में कुछ ना कुछ है। प्लस फाइनेंसिंग पे बहुत कुछ है, जैसे लो डाउन पेमेंट है, ताकि अगर आप कम कैश लेके आए तो आप फिर भी आप अपनी पसंदीदा मोटरसाइकिल या स्कूटर लेके घर जा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट्स पे सबवेंशन है ताकि उनको कम खर्चा लगे, EMI कम हो जाए। एक्सचेंज बोनस है, प्लस हमारे जो कस्टमर्स है उनके लिए लॉयल्टी बोनस भी है। तो इस तरह से खूब ओवरऑल 360 डिग्री हमने सबका ध्यान रखते हुए उस हिसाब से डिवाइस किया है, क्योंकि हमारी मार्जिन प्रोफाइल भी आपने लास्ट क्वार्टर में देखा होगा कि अच्छी स्ट्रांग थी। तो ये भी एक तरह से एक हेडरूम प्रोवाइड करती है कि आप थोड़ा सा पुट मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ वेयर इट मेक्स डिफरेंस। ओके, चलिए खैर हीरो मोटो पे हमने राजेश जी से कॉल ले ली थी, तो अभी इसको छोड़ देते हैं, कोई और स्टॉक्स ढूंढते हैं। मानस, एक बार GNFC देखिए, अब वायदा का टॉप गेनर, लेकिन मोमेंटम बहुत स्ट्रांग लग रहा है अभी भी यहाँ पर। मानस, सॉरी, ये ओके, काम करते हैं, शिल्पा जी आपसे ले लेते हैं सवाल। GNFC पर क्या व्यू होगा अब? जी डेफिनेटली GNFC काफ़ी टाइम के बाद एक ऐसा मूव दे रहा है, काफ़ी कंसोलिडेट किया है, काफ़ी बीटन डाउन रहा है। तो अभी ये जो आया है स्ट्रेंथ, मुझे लगता है ये आपको तो पहले 700 तक ही दिखाएगा, लेकिन यहाँ से मुझे लगता है यहाँ के एक्सटेंडेड टारगेट 740 760 के भी हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अभी लगता है इट इज़ ड्यू फॉर दिस मूव। तो यहाँ पे जिन्होंने एक्यूमुलेट किया है, आप ऑलरेडी इसको ट्रेल कीजिए अपने स्टॉप लॉस को, या फिर अभी भी किसी को अगर लेना है तो मुझे लगता है 700 के लिए तो आप इमीडिएट बेसिस में ले ही सकते हैं। इसमें सेटअप बहुत स्ट्रांग है। सेटअप मजबूत। GNFC आज का टॉप ट्रेडेड काउंटर वायदे बाजार का, बहुत तगड़ी खरीदारी यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। इस बीच राजेश पालविया हमारे साथ जुड़ गए। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या है? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमें लगता है यहाँ पे UPL पे फोकस रखना चाहिए। स्टॉक में एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से स्टॉक में एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिखा है। जिस तरीके से आज पूरे सेगमेंट में ही एक बाइंग मोमेंटम बना है, हमें लगता है UPL यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। UPL फ्यूचर के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे आना चाहिए करीब 645 से लेकर 650 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 624 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है NMDC का। यहाँ पे भी काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे लास्ट वीक में देखने को मिला था, और आज के सेशन में फॉलोअप बाइंग एक्शन बनी हुई है। जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बने, और आज भी देखें तो लॉन्ग बिल्टअप के सेटअप बने हुए, ये स्टॉक में हमें लगता है NMDC में फर्दर तेजी से 172 174 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगी। तो NMDC बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस होगा करीब 162 के आसपास। NMDC और UPL, ये दो ट्रेड्स आपने पिक किए हैं। इनफैक्ट मेरी नज़र अभी अभी भेल पर गई। हालांकि भेल वायदे के बैन में है, लेकिन स्टॉक में कैश मार्केट में अच्छा खासा रुझान जोर पकड़ रहा है। अचानक वो स्पाइक आया 131 के लेवल्स। तो अगर कोई ट्रेड ले रहा है तो लार्जली डिलीवरी बेस्ड ट्रेड रहेगा। रुचित, आपने देखा है क्या भेल का शेयर? जी हर्षदा जी, अगर लास्ट एक महीने से देखें तो 14 सितंबर से अभी तक स्टॉक के कंसोलिडेशन फेज में रहे, जहाँ पे 134 मेजर रेजिस्टेंस बना है और 125 का सपोर्ट है। तो हार्डली 9-10 रुपए की रेंज में पूरा एक महीना स्टॉक ने निकाला है। तो 134 का लेवल आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट जोन रहेगा। अगर वो लेवल क्रॉस होता है तो इसका जो ब्रॉडर अप ट्रेंड हमने सितंबर के पहले देखा है उसका रिजम्पशन हो जाएगा। तो फिलहाल मैं वेट एंड वॉच मोड पे ही रहने की सलाह दूंगा। बट अगर 134 का लेवल क्रॉस होता है तो उस ब्रेकआउट पे फिर ये स्टॉक में खरीदारी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए की जा सकती है। भी अच्छी, लेकिन ध्यान रखिए जैसे हर्षदा ने कहा ये बैन में है स्टॉक, तो अगर आपको कोई भी ट्रेड लेनी है तो कैश में ही लेनी पड़ेगी। फ्यूचर्स या ऑप्शंस में आप ट्रेड ले पाएंगे नहीं यहाँ पर। वो संवर्धन मदरसन में मूव और अच्छा हुआ बाय द वे, शानदार मूव्स वहाँ पर बने। AB फैशन भी शो में डिस्कस हुआ था, वहाँ पर भी मूव्स अच्छे इस समय। और कुछ और स्टॉक्स लेकर आते हैं, जरा एक बार हेवल्स लेकर आइए। हेवल्स में अच्छा मूव इस समय। गावा सर, हेवल्स आपने ट्रैक किया है काफ़ी समय से, एक फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है यहाँ पर, कोई व्यू इस पर? किया सुबह आपने डालमिया भारत किया था, अब ये बहुत अच्छा मोमेंटम है, बेस बना हुआ है, और बेस के बाद जो आज का बार बना हुआ है बढ़िया है। ट्रेड कर रहे हैं 1414 पर हेवल्स। टॉप लगाना चाहिए 1402 का, ज्यादा नहीं, 12 रुपए लगता है। 1450 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए हेवल्स। हो सकता है आज या कल में, मेरे ख्याल से होना चाहिए। सेटअप सही है, जगह अच्छी है, करेक्शन आया और अब शुरू हुआ है हेवल्स। बहुत ही ऑपर्चुन टाइम पर वो स्पॉट होता हुआ, बस मूव की शुरुआत है। और गावा साहब कह रहे हैं यहाँ से आगे 1450 तक के लेवल्स इस स्टॉक में आते हुए दिखाई देंगे। तो एक मोमेंटम ट्रेड हेवल्स आपकी स्क्रीन पर लगभग 2% ऊपर है। चिली 4 का चौका हमारे जानकार अब लेकर आएंगे कुछ ही मिनटों में। मैं फटाफट से बता दूं कौन क्या ट्रेड दे रहा है।
शिल्पा जी तैयार कीजिएगा आप सस्ता ऑप्शन प्लीज। एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश पालवे आपके पास आएंगे। राजेश सातपुते चार्ट का चमत्कार आपके जिम्मे, और मिड कैप फंडा के लिए धर्मेश कांत जी भी तैयारी हम श्योर करके ही आए होंगे। तो ये ट्रेड्स इनफैक्ट आप लोगों से लेंगे अगले 5 मिनटों में। अच्छा, इस बीच सुबह में मुझे याद है हमने बात की थी सरकारी बैंकों की, और अनुज एसबीआई ने बीच में इंट्राडे में कुछ कोशिश की पॉजिटिव टेरिटरी में आने की। इस समय एकदम शांत है, लेकिन जो बड़ा मूव आया है वो कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा तक ही सीमित है। बिल्कुल, ये एसबीआई में थोड़ा सा सुबह लग रहा था कि शायद वो आ रहा है मूव, नहीं आ पाया, लेकिन एसबीआई में अभी भी बैटल है 200 डे मूविंग एवरेज की। पिछले पूरे 1 साल में इसने 200 डे मूविंग एवरेज नहीं तोड़ा, तो मेरे ख्याल से तो बॉटम यहाँ पे भी बनने के साइंस हैं। अच्छा, बॉटम जब बनता है ऐसे 2-3 दिन लगते हैं वैसे आता है इस तरीके से, लेकिन बाकी के पीएसयू बैंकों में अच्छे मूव्स हैं, ये क्लियर है मुझे। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मार्केट शायद प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है आज फेडरल बैंक के नंबर्स के बाद, कि क्या, अब ऑब्वियसली फेडरल बैंक प्राइवेट बैंक है, लेकिन कुछ प्राइवेट बैंक्स के जो अर्निंग्स क्वालिटी है उससे मार्केट काफ़ी लेसन लेता है पीएसयू बैंकों के लिए। तो एक शायद मार्केट मान के चल रहा है कि पीएसयू बैंकों के भी शायद नंबर्स अच्छे आएंगे इस क्वार्टर में, ये एक पॉसिबिलिटी है। और मैं अर्निंग्स प्रीव्यूज भी जितने पढ़ रहा था उसमें पीएसयू बैंकों को लेकर ठीक ठाक अनुमान है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में काफ़ी क्रंच आया था मार्जिन्स में। इस क्वार्टर में शायद उतना ना आए, आएगा तो सही, लेकिन उतना ना आए क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये एक कारण हो सकता है कि मार्केट थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है पीएसयू बैंकों के लिए। अब इनफैक्ट क्योंकि आपने फेडरल बैंक मेंशन किया, एक बार स्टॉक स्क्रीन पर लाते हैं, और धर्मेश इस पर आपकी मैं राय लेना चाहूंगी, क्योंकि जो हेडलाइन निकल कर आई है फेडरल बैंक के लिए, बेस्ट एसेट क्वालिटी पिछले 34 क्वार्टर में, इनका जो मुनाफा है वो हाईएस्ट एवर है बैंक की हिस्ट्री में, 54 करोड़ के आसपास का। ब्याज से आय भी करीब 2056 करोड़ पर बेस्ट एवर ब्याज से आय कंपनी ने पोस्ट की है, लेकिन स्टॉक ज्यादा चला नहीं है। क्या प्री पोजिशनिंग थी इसमें? एक बार चार्ट दिखाइएगा प्लीज पिछले 1 महीने का, तो उसमें ज्यादा साफ होगा। लेकिन आप इन नंबर्स को कैसे पढ़ रहे हैं धर्मेश, और यहाँ से आगे आपकी क्या पोजीशन होगी? स्टॉक 1 महीने में ज्यादा कुछ नहीं कर रहा था, शांत था। देखिए, नंबर्स तो काफ़ी अच्छे आए हैं फेडरल बैंक के, और उम्मीद से थोड़ा बेहतर ही आए हैं हर फ्रंट पे। एंड ये पूरा बीएफएसआई स्पेस और बैंकिंग स्पेस से जितने फाइनेंशियल सेक्टर्स में सब जगह आपको ऐसे ही इस बार रुझान देखने को मिलेगा, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, एनबीएफसी स्पेस हो। नंबर्स में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ तक फेडरल बैंक का सवाल है, आई थिंक थोड़ा सा एक वहाँ पे एलिमेंट का जो कि कॉशियस एलिमेंट वहाँ उभर के आया, जबकि मैनेजमेंट जब इंटरव्यू दे रही थी तो उन्होंने ये कहा उनके चेयरमैन ने कि आने वाले समय में Q3 एंड Q4 में निम्स में थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, बिकॉज जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है अब वो बढ़ना चालू हुआ है, जबकि लेंडिंग रेट है वही के वही अटके हुए हैं, और बट आपका जो लाइबिलिटी साइड था वहाँ पे आपके कॉस्ट बढ़ रही है, सो निम कॉन्ट्रैक्शन होगा। सो आई थिंक उसके लिहाज से स्टॉक प्राइस में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन रहा, ये मूवमेंट नहीं रहा है। और बाकी सारे जो इसके अलावा जो थोड़े मझौले या बड़े बैंक्स हैं उनके नंबर इतने स्ट्रांग हैं कि भाई बाइंग ट्रैक्शन उधर चल रहा है। फेडरल बैंक अगर आप 1 साल पहले चले जाए तो वहाँ काफ़ी अच्छा इसमें एक्लूमेशन होता था, तो इन्वेस्टर कम्युनिटी में भी ये ऑलमोस्ट फुल्ली एग्जॉस्टेड है। अभी नई बाइंग करने की आई थिंक किसी का एलोकेशन है नहीं फेडरल बैंक के लिए। ट्रेडिंग बाई आता जाता रहता है, नतीजे में प्रॉब्लम नहीं है। आउटलुक थोड़ा सा जरूर वहाँ पे निम्स को लेकर के एक डाउट रेज हुआ है। सो आई थिंक जो इन्वेस्टर्स है वेट करेंगे दूसरे बैंकों के नतीजे के लिए और बेहतर विकल्प में इन्वेस्ट करेंगे। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। फिर सबसे पहले शिल्पा जी आपके पास आ रहे हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए। अनुज जी, सस्ता ऑप्शन मेरा रहेगा यूपीएल में, क्योंकि पूरा सेक्टर ही बहुत पॉजिटिव है। तो यूपीएल में आज मोमेंटम है जो यहाँ पे 660 तक एक इमीडिएट बेसिस में अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे 640 का जो कॉल ऑप्शन है रफली 7 रुपये 7.5 के बीच में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 3 रुपये का रखिए, टारगेट्स ऑफ 10, 13 एंड 15। ओके, तो यूपीएल एक प्रेफर्ड बाय 640 का कॉल आपको लेकर चलना है, 6 रुपये 85 पैसे। 10 का पहला टारगेट रहेगा, 10 रुपए का टारगेट। राजेश पालविया बताइए एफएनओ सुपरस्टार। तो हर्षिता जी, कोल इंडिया पे फोकस है, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप बना हुआ है। यहाँ पे देखे तो पिछले वीक में भी काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट था, और आज भी देखे तो ओपनिंग के बाद से स्टॉक एक स्टडी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। जिस तरीके के इसके ओवरऑल ब्रेकआउट यहाँ पे बने, हमें लगता है कोल इंडिया पे यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। 322 324 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 309 रुपए के आसपास। तो कोल इंडिया फ्यूचर बाय करने की सलाह है। कोल इंडिया फ्यूचर्स बाय करना है आपको। राजेश सतपुते आपके पास आ रहे हैं अब चार्ट का चमत्कार के लिए।
ऑटो पे है, और ऑटो में अगर एक काउंटर देखे वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। एमआईडीएम का जो स्ट्रक्चर है बेहद स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। अगर आप मूविंग एवरेजेस की बात करें तो 10, 20 एंड 50 डीए में इसका एक कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट बनता है 1550, 1570 में। तो ये क्लियर कट मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ पे एक अपमूव आप कह सकते हैं कि एक अपटिक आना चाहिए, स्विंग आना चाहिए। स्विंग कहाँ तक आएगा? देखिए 1620 ये इसका पहला टारगेट होगा। तो 1620 के टारगेट के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा बाय करे फ्यूचर में, इसका स्टॉप लॉस होगा 1550 का। ओके, एमएनएम में अच्छी खासी तेजी बनती हुई ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेड उभर कर आ रहा है। धर्मेश, आपका ट्रेड क्या रहेगा मिड कैप फंडा? जी हर्षिता, मिड कैप फंडा के लिए आई थिंक जो प्रेजेंट माहौल है वहाँ पर स्टेबिलिटी विद ग्रोथ खोजना पड़ेगा। वहाँ पे 2-3 सेक्टर उभर के आते हैं, एक रेलवे हो गया, इंफ्रा हो गया, पावर हो गया। तो रेलवे सेक्टर से मेरा सिलेक्शन है स्टॉक का, वो RVNL पे बाई करने की सलाह रहेगी। कंपनी बहुत अच्छी है, 20-25% का इनका रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी कैगर रहा है पिछले 4-5 सालों में। आने वाले 3-4 साल में भी ये कैगर एक्सपेक्टेड है कि ये मेंटेन रहेगा। मार्जिन्स इसके स्टेबल से इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हो रहा है। ROE 20-22 का इनका ROE है जो कि इंप्रूव होगा। और जिस तरीके का ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो 2.5 to 2.7x के आसपास ये है और ये बढ़ेगा। अगर सरकार का बजटरी एलोकेशन देखिए रेलवे सेक्टर में, सो लास्ट बजट में उन्होंने 1.4 लाख करोड़ से 2.4 लाख करोड़ किया और जो उनका आगे का इंडिकेशन ये है कि 1 लाख करोड़ से और ये बढ़ेगा। सो काफ़ी एक्टिविटी चल रही है और इनको काफ़ी ऑर्डर मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर FY26 के हिसाब से इसको आप डिस्काउंट करें 20 के पी मल्टीपल के हिसाब से 9 रुपीज़ का 9.5 का EPS का एक्सपेक्टेशन है। सो 210 से 220 का प्राइस टारगेट निकल के आता है, तो वहाँ बाई करने की सलाह रहेगी। और ये पिछले एक महीने में खास चला भी नहीं, कंसोलिडेट हो रहा है। तो मुझे लगता है नतीजे आने के बाद इसमें प्राइस ट्रैक्शन थोड़ी तेजी आनी चाहिए। सो इसको बाई करके चल सकते हैं 210 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब इन चारों ट्रेड को रिकैप करते हैं, फिर अर्निंग्स रिव्यू करेंगे। शिल्पा जी ने सबसे पहले UPL का एक ऑप्शन लिया, 640 का कॉल ऑप्शन, 10, 13 और 15 के टारगेट, 3 का स्टॉप लॉस। राजेश पालवे जी ने कोल इंडिया ये इस पर बैठ लिया F&O सुपरस्टार में, 309 का स्टॉप, 322 और 24 के टारगेट। MNM राजेश सतपुते जी के पिक चार्ट का चमत्कार में 1620 के टारगेट, 1550 का स्टॉप लॉस। और धर्मेश कांत जी के पिक है RVNL, रेलवे स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम रहा है, यहाँ से भी उनको लगता है कि बाइंग रहेगी। चलिए अब बाजार की नज़र कल आने वाले नंबर्स पर है। बजाज फाइनेंस, L&T टेक, कैनफिन होम्स, ICICI प्रू, ये हैं F&O के 4 बड़े नंबर्स। सुमित के पास चलते हैं। सुमित, शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी कंपनी की इनमें, बजाज फाइनेंस, क्या एक्सपेक्ट करें? तो कल एक निफ्टी की, बजाज फाइनेंस और F&O की 4 कंपनियों के नंबर आने वाले हैं। और बजाज फाइनेंस के केस में कुछ चीज़ें पहले से क्लियर है, क्योंकि Q2 का अपडेट वो ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। तो Q2 के अपडेट में उन्होंने अपनी AUM ग्रोथ 33% के आसपास की AUM ग्रोथ रहने की बातचीत की थी और बाकी लोन ग्रोथ भी करीब 26% के आसपास बढ़ी थी उनकी इस तिमाही के अंदर, जो कि ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ क्या कहते हैं, उसके हिसाब से करीब 7200 करोड़ रुपए के आसपास के एक NII का नंबर आने का अनुमान है, 5540 करोड़ रुपए के सामने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 5890 करोड़ रुपए, जो कि 4490 करोड़ रुपए के सामने होगा YOY बेसिस पर। प्रोविजनिंग YOY Q-on-Q दोनों देखिए, 970 करोड़ रुपए के आसपास की प्रोविजनिंग होगी YOY, 730 करोड़ रुपए के सामने, और 970 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग होगी Q-on-Q बेसिस पर। ये घटकर आएगी Q-on-Q बेसिस पे, हालांकि YOY बेसिस पे ये बढ़ने का अनुमान बाजार लगा रहा है। मुनाफा 3650 करोड़, जो कि 2780 करोड़ रुपए के सामने इस तिमाही में अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। 33% के आसपास की AUM ग्रोथ ऑलरेडी मेंशन की इन्होंने YOY बेसिस पे, 7% की Q-on-Q बेसिस पे ग्रोथ रहेगी। इसके अलावा थोड़ा सा मार्जिन सबड्यूड Q-on-Q बेसिस पर, लेकिन इनकी क्रेडिट कॉस्ट भी थोड़ी सी गिरने का अनुमान है कि फंड रेजिंग की थी इन्होंने रिसेंटली, बढ़िया लो कॉस्ट फंडिंग थी वो, तो वो कंपनी के लिए एज करेगा मार्जिन फ्रंट पर भी। लेकिन सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर के लिए कमेंट्री क्रूशल है। कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट बहुत हॉट रहती है सेकंड हाफ में, फेस्टिवल से पहले, इस लिहाज से भी। और गोइंग फॉरवर्ड कंपनी की कॉस्ट ऑफ फंडिंग को लेकर किस तरह की डिटेल आती है, इनको बाजार कीनली वॉच करेगा। लेकिन बहुत हद तक चीज़ों को बाजार डिस्काउंट करके चल रहा है और शायद एक वो अच्छे अपडेट दिए थे Q2 में, तो देखते हैं कि नंबर्स पे कैसा रिफ्लेक्ट होता है उस अच्छे अपडेट का। Q2 का अपडेट अच्छा, अब देखते हैं फाइनली क्या वर्डिक्ट आता है, कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस दिखाती है। लेकिन आप ध्यान रखें कि स्टॉक में थोड़ी बहुत हरकत रही है, भले ही पिछले महीने इसमें या फिर इस महीने में इसने सिर्फ 3% तक के रिटर्न्स अब तक दिए हों, लेकिन अगर आप साल का जायजा लेंगे तो 20-22% तक के रिटर्न्स इधर बने हैं। चार्टिकली आप रुचित बताइए, अब 8059 के लेवल्स पर
पोजीशनिंग कैसी है? ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ऑफ कोर्स नंबर से रहेगी, लेकिन वो स्टॉक में शायद लोगों ने पोजीशन वाइज रिफ्लेक्ट नहीं किया है। आई थिंक यस, अगर आप पिछले कुछ हफ्तों का मोमेंटम देखें तो ऑलरेडी एक अच्छा पॉजिटिव मूव स्टॉक में आया है, और जो भी प्राइस अप मूव्स आए हैं उसमें अच्छे वॉल्यूम्स रहे, जबकि छोटे मोटे डिक्लाइंस में वॉल्यूम्स काफी कम है। तो ये जो स्ट्रक्चर अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है, और 7800 7850 की रेंज में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ वहां पे मूविंग एवरेजेस का शिफ्ट हो चुका है। तो जब तक ये एवरेजेस ब्रेक नहीं होते तब तक ब्रॉडर ट्रेंड को पॉजिटिव ही मान के चलेंगे, और प्रीवियस स्विंग हाई भी स्टॉक ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। सो अगर नंबर्स अच्छे आते हैं और वहां पे फॉलो मूव दिखता है तो आई वोंट बी सरप्राइज अगर स्टॉक 8400 से 85 की रेंज की तरफ भी नियर टर्म में जाए तो। ओके, 8400 या 8500 की रेंज भी पॉसिबल है यहाँ पर बजाज फाइनेंस में। चलिए अब दूसरी बड़ी कंपनी की बात करते हैं, L&T टेक। सुमित, स्टॉक तो काफ़ी स्ट्रांग है, क्या एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट? L&T टेक के साथ अब मिड कैप आईटी के नंबर्स का आगाज हो जाएगा। अब तक तो फ्रंटलाइन कंपनियों के नंबर्स आए हैं, लेकिन अब मिड कैप आईटी में L&T टेक अपने नंबर्स को आगाज करने जा रही है। बेटर साइड पे नंबर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, एटलीस्ट डॉलर टर्म्स में करीब 28.9 करोड़ डॉलर के आसपास का नंबर आएगा, जो कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पर 3.5% बढ़ने का अनुमान है। रुपी टर्म्स में भी 3.5% की बढ़त, 2388 करोड़ रुपए का एक नंबर रहेगा। एबिट फ्रंट पे थोड़ा सा प्रेशर, 390 करोड़, मोर लेस फ्लैट, 395 करोड़ के सामने 390 करोड़ के आसपास का नंबर होगा। लेकिन मुनाफा 316 करोड़ जो कि 311 करोड़ से बढ़कर आएगा, और 17.5% से घट के मार्जिन 16.3% इस तिमाही के अंदर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। इस तिमाही के लिए कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ करीब 3.2% क्यू ऑन क्यू बेसिस पर रहने का अनुमान है, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट जो थे वो डिफर हुए हैं इनके Q2 से, तो वो लैक करेगा शायद, इसकी वजह से थोड़ा सा सबड्यूट रहने की बातचीत है। लेकिन ER&D स्पेस और एक अच्छी कंसिस्टेंट डिमांड वहाँ पर आ रही है, जो कि इनका लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटर भी है, वहाँ पर एक अच्छे नंबर्स रहेंगे। और अच्छे डील अपडेट Q2 में हुए हैं, तो शायद Q3 या Q2 को लेकर जो कमेंट्री रहेगी उसकी वो पार्ट काफ़ी स्ट्रांग रहने का अनुमान है। मार्जिन थोड़ा सा, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने एक वेज हाइक लिया था, वेज हाइक की वजह से कंपनी के मार्जिन के अंदर थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लेकिन हायर जिस तरह से लागत में कमी आ रही है वो शायद कुछ हद तक रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। दोनों आईटी कंपनियों में एक बड़ा ट्रेंड देखा गया कि इन्होंने बहुत स्ट्रांग एट्रिशन का डिप रहा है, तो अब देखते हैं L&T टेक को लेकर किस तरह के एट्रिशन का नंबर यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ता है, और गोइंग फॉरवर्ड कमेंट्री क्या रहती है, क्रूशियल रहेगी यहाँ पर भी। धर्मेश, आपका व्यू क्या होगा इस समय LTTS पर? क्योंकि एक और ये थोड़ी सी एक अलग टाइप की मिड कैप आईटी कंपनी है, एकदम जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनी है उससे थोड़ी अलग, इंजीनियरिंग R&D टाइप की कंपनी, इसमें क्या व्यू रखेंगे आप? बिल्कुल अनुज, आई मीन इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली जो जितनी कंपनियां हैं, और आप देखो उनका नतीजा अच्छा ही आ रहा था, और जैसे साइंट था, फिर L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, ये सब कंपनी में ही अभी टेक्नोलॉजी आईटी स्पेस में ध्यान लगाना चाहिए। बस प्रॉब्लम ये है कि मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से आपने अनुमान लगाया है, एस्टिमेट्स जो आपके पास हैं, उसके राउंड अबाउट ही नतीजे आएंगे, वहाँ कोई सरप्राइज रहेगा नहीं। अनप्लेजेंट साइड से प्लेजेंट सरप्राइज जरूर हो सकता है, बट जो स्टॉक प्राइस है वो काफ़ी अच्छा मूवमेंट हो रखा है पिछले 4-6 महीने में। अराउंड 40-41 के पी मल्टीपल पर ये सब स्टॉक ट्रेड कर रहा है, विथ 20-25 के पी आई मीन ऑपरेटिंग मार्जिन के हिसाब से। तो थोड़ा वहाँ गुंजाइश नहीं है कि नियर टर्म में एक आपको इस पर ड्रिफ्ट मिले, बाइंग ट्रैक्शन आगे चलता हुआ मिले, तो मुझे लगता है स्टॉक थोड़ा स्टैग्नेट करेगा। बट अगर पोर्टफोलियो बाई है आपका 2 या 3 साल का होराइजन है तो जरूर रखना चाहिए। और ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि इवेंचुअली ये भी अब LTI में मर्ज होने वाला है, जो उनका ओरिजिनल प्लान था पूरा का पूरा कि तीनों कंपनियों को इनको मर्ज करना है। सो LTI, माइंडट्री एंड LTTS ये मर्ज होना, तो तीसरा ये बाकी है। तो नेक्स्ट ईयर ऑन के अराउंड मार्च अप्रैल के आसपास मुझे लगता है ये भी अनाउंसमेंट आ जाएगा इसका इस कंपनी का भी उसमें मर्ज होने का। सो वहाँ भी एक शायद वैल्यू क्रिएशन हो सकता है उस लिहाज से भी। सो इसमें सेलिंग तो नहीं रहेगी, बट बाइंग ट्रैक्शन का थोड़ा डिफिकल्टी है। बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए यहाँ पे। दिस इज द स्पेस, अगर टेक्नोलॉजी में रहना है तो ये एक स्पेस है, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेस, जहाँ रहना चाहिए। देखते नंबर से क्या निकल कर आता है और इवेंचुअली यहाँ पर कमेंट्री में क्या बदलाव देखने को मिलता है। अच्छा, बाकी कुछ और वायदे बाजार के नंबर्स में सुमित, कैनफिन होम्स, ICICI प्रू, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? देखिए, ICICI प्रूडेंशियल केस में क्योंकि HDFC लाइफ के नंबर आ चुके हैं और वहां से कुछ हद तक बाजार ने क्यू ऑलरेडी ले लिया है नंबर्स को लेकर, लेकिन जो अनुमान है ग्रॉस प्रीमियम इनकम करीब 10,390 करोड़ रुपए, 9900 करोड़ रुपए के सामने का नंबर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। मुनाफे में 240 करोड़ का आंकड़ा होगा, जो कि 200 करोड़ रुपए के सामने आएगा। न्यू बिजनेस APE करीब 2670 करोड़, जो कि 2637 करोड़ रुपए रहने का के सामने आएगा।
वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस जो करीब 630 करोड़ 620 करोड़ रुपए के सामने, और VNB मार्जिन, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन, ये 30% के आसपास आएगा। गौरतलब है कि HDFC लाइफ के भी नंबर्स में वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का जो मार्जिन थे वो फ्लैट थे, यहाँ पर भी बिल्कुल फ्लैट आने का अनुमान है, स्लाइटली डिक्लाइन की बातचीत है। थोड़ी अच्छी हेल्दी ग्रोथ की आंकड़े रहेंगे, ये एक बाजार मान के चल रहा है, और जो VNB मार्जिन है वो मोर लेस स्टेबल साइड पे इस क्वार्टर में रहने का अनुमान है। एक चीज़ और है कि HDFC लाइफ थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट को ज़्यादा डील करता है, तो इसलिए उनके मार्जिन थोड़े बेटर साइड पर रहते हैं आमतौर पर, लेकिन इस बार वो भी बिल्कुल फ्लैट थे। इस बार देखते हैं किस तरह से इनके प्रोटेक्शन बिजनेस करता है और कमेंट्री क्या रहती है, वो तो क्रूशल रहेगा या ऐसे पोटेंशियल है केस में, लेकिन कुछ हद तक बाजार ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल रहा है अच्छे नंबर्स को। इसके अलावा कैनफिन होम, यहाँ पर एक PL रिसर्च का नोट है, NII करीब 297 करोड़ 251 करोड़ रुपए के सामने होगा, मुनाफा 147 करोड़ 4% के आसपास की बढ़त की बातचीत है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 250 करोड़ रुपए जो कि 216 करोड़ रुपए के सामने आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इनके केस में थोड़ी प्रोविजनिंग इस बार बढ़ने का अनुमान है, करीब 10 बेसिस पॉइंट से लेकर 60 बेसिस पॉइंट तक, ये मार्केट मान के चल रहा है कि थोड़ी सी प्रोविजनिंग बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। और उसके अलावा क्योंकि बोर्ड की तरफ से कुछ फेरबदल हुए हैं, नए नाम आए हैं, उनका एग्जीक्यूशन चल रहा है, तो वो पार्ट कितना अच्छा है, नए मैनेजमेंट ने क्या क्या प्रोविजनिंग कर रहे हैं, कितनी राइट ऑफ होगी, तो ये सब चीज़ों को बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा। इसीलिए एनालिस्ट फ्रेटर्निटी ने नंबर तो दिए हैं, लेकिन कमेंट्री पार्ट या कैसे आगे चल के क्लीन ऑफ होता है, इसमें नई मैनेजमेंट की क्या कॉल्स होती हैं, उसके हिसाब से बात को भी ऑन होल्ड रखा है कि कैसे आगे टिप्पणी करी जाएगी। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है कंपनी कॉन कॉल के ऊपर भी। ओके, बहुत कुछ डिपेंड करेगा कंपनी की कॉन कॉल के ऊपर इस समय। गाबा सर, कैनफिन होम्स काफी वॉलेटाइल रहा है ये स्टॉक, कोई व्यू इस पर? पहले, लेकिन स्ट्रेंथ बाइंग के लिए नहीं है। अगर आती है बाय करना है तो 760 के ऊपर फिलहाल छोड़ देना चाहिए। नहीं सेल बनता है, नहीं बाय बनता है, बेस्ट इग्नोर। तो कैनफिन होम्स को मैं इग्नोर करूंगा प्लीज। कैनफिन होम्स को भी इग्नोर करेंगे, 40 के आसपास, बट इग्नोर। ओके, इग्नोर फॉर नाउ। चलिए अब आज की एक बड़ी न्यूज़ को एड्रेस करते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक बड़ा फैसला लिया है। 128 साल के बाद ओलंपिक में क्रिकेट की एंट्री हो गई है। 2028 में होने वाले LA ओलंपिक्स में T20 फॉर्मेट में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। मेंस और विमेंस क्रिकेट दोनों शामिल होंगे। इस मौके पर IOC के सदस्य और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी से बात की हमारी सहयोगी शिबानी ने। Historic moment for India as cricket is finally a part of the Olympics. Your initial reactions, first comments. I think I'm so delighted. It's celebrations, I think, and this means a lot, not only for the 1.4 billion Indians, but I think everybody in South Asia. I think Olympics will now have a deeper engagement with all these countries in South Asia, like India, Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh. It's a very happy day. And it couldn't have come better. I mean, we are hosting the 141st Olympic session in Mumbai after 40 years. World Cup is being played in India, and this historic decision and voting went for it in India. So everything has come together. Yeah. And I think only good things now. And also LA 2028 team, when they were presenting, they also spoke about the popularity of the sport of cricket worldwide, with 2.5 billion followers of cricket worldwide. Also their intention to increase and make the sport popular in their own country. You have been involved in cricket for such a long time. Tell us, what will it do to the sport of cricket? I think I was there personally when we won the Major Cricket League in Dallas. And, not only the Indian diaspora, the stadium was full. And it was also having locals from Dallas to view this game and watch this game. It's a slightly complicated game to follow, unlike football. But I think there are lovers of cricket like me, who will enjoy this around the world. I think we are going to have lots and lots of new fans of cricket now that cricket has become an Olympic sport. Also, what were the kind of conversations that you've had with IOC to make this happen, also with the LA 2028 team as well? So,
this has been going on for the last 4 years. You know, we've had so many discussions and deliberations about having cricket as an Olympic sport, and finally the historic decision had to be made today in Mumbai, so I'm just very happy. Yeah, and in general, Reliance has worked extensively with different kinds of sports apart from cricket. And during the inauguration of the 141st IOC session, which happened on Saturday, Prime Minister Narendra Modi also expressed his intention to host the Youth Olympics as well as the 2036 Olympics. What is the kind of infrastructure? Sports is becoming popular in country, but what is the kind of infrastructure, or how will Reliance work with the government to make a successful, play at Youth Olympics and the 2036 Olympics? I think not only Reliance, I think many corporates are going to kind of help in this endeavor. If we win the bid for 2030 Youth Olympics or 2036 Summer Olympics, I think it's a coming together of everyone for this dream for Indian children. बिल्कुल बहुत शान की बात 2028 के ओलंपिक्स में क्रिकेट शामिल होगा, तो तब तक खैर हमारा बाकी स्पोर्टिंग भी काफ़ी पिक कर चुका है, लेकिन 2 और स्पोर्ट्स होंगे जहां पर गोल्ड मेडल की एक्सपेक्टेशन होगी, मेंस क्रिकेट और वुमेंस क्रिकेट में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा हमारे साथ जुड़ेंगे। वेलकम बैक। अब हमारे साथ हैं कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा। गुरमीत, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका आज इस कॉन्वर्सेशन में। तो पहले बात करते हैं कुछ बड़ी थीम्स पर। इस समय ऑटो स्टॉक्स में काफ़ी मोमेंटम देखा हमने पिछले कुछ दिनों में, और आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, चाहे 2 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स हो। यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा इस समय, और प्रिफर्ड पिक्स क्या होंगी? अनुज, फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है इस हफ्ते से। नवरात्रा के सबको शुभकामनाएं। काफी बड़ा वेडिंग सीजन भी है, तो ये क्वार्टर टिपिकली बहुत अच्छा होता है ऑटोज के लिए, तो शायद कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है। और पहली पसंद अभी भी 4 व्हीलर्स है और उसकी वैल्यू चेन रही है। तो वी हैव बीन लकी इन टाटा मोटर्स एंड M&M। हमारा फोकस थोड़ा सा रूरल पड़ेगा। हम शायद एंसिलरी से स्टार्ट करेंगे, फिर हम मेन मैन्युफैक्चरर्स पे आएंगे, OEMs पे आएंगे। हमें संधार बहुत अच्छा लगता है, उसका 2 व्हीलर मिक्स काफी ज्यादा है। पहले हीरो पे काफी डिपेंडेंसी थी, अभी उन्होंने होंडा स्कूटर्स, TVS के साथ और लेबल्स ऐड किए हैं। इनफैक्ट जो उनका बेस्ट सेलिंग मॉडल है TVS का अपाची का, उनका फ्रेम बनाते हैं, और ये मार्केट लीडर है लॉक्स में, केबिन्स में, कास्टिंग्स में, और थोड़ा सा नए प्रोडक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग स्मार्ट लॉक्स जो आगे फ्यूचरिस्टिक है। फ्री कैश फ्लो जनरेशन बढ़ना चाहिए। स्टॉक है थोड़ा सा रनअप कर गया है पिछले 3-4 महीने में, जैसा कि मिड कैप स्पेस में एक्शन हुआ। थोड़ा सा हम 2 व्हीलर स्पेस में भी देखना चाहेंगे। हालांकि TVS काफी एक्सपेंसिव हो गया है, बट उसका मार्जिन प्रोफाइल सबसे अच्छा है। EV पोर्टफोलियो बहुत अच्छा कर रहा है, iQube की बुकिंग्स लगातार बढ़ रही है। प्रीमियम सेगमेंट पे मार्केट शेयर, प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट्स भी अच्छा कर रहा है, और कैपिटल एलोकेशन काफी बेहतर है। डबल डिजिट मार्जिन प्रोफाइल TVS की लगता है सस्टेन होगी। थोड़ा सा वैल्यूएशन वाइज हीरो मोटोकॉर्प अच्छा है, बट उनके जो भी नए मॉडल्स लॉन्च हुए, पैशन प्लस और 125cc प्लस सेगमेंट में उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा है। मार्केट शेयर अभी भी 45% के नीचे है, वो अरेस्ट नहीं कर पाए। दूसरा उनका जो स्कूटर का भी है शेयर, वो काफी फ्लैट है डिस्पाइट 1-2 जो नए लॉन्चेस हुए। तो वैल्यूएशन वाइज हीरो रीजनेबल है, तो अगर कुछ 1-2 मॉडल्स अच्छा करते हैं तो वैल्यूएशन वाइज आप शायद टैक्टिकली वहां भी देख सकते हैं। तो हीरो मोटोकॉर्प इनफैक्ट और मैनेजमेंट कमेंट्री भी हमने कुछ ही देर पहले सुनाई थी दर्शकों को, जहां पर वो इस फेस्टिव सीजन में उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छा खासा ग्रोथ का आउटलुक, ग्रोथ का माहौल बनेगा। डबल डिजिट ग्रोथ पर इनकी नजरें हैं। अच्छा गुरमीत, वैसे हमें लगा था अब तक HDFC बैंक के नंबर्स आएंगे तो उसके विश्लेषण के लिए आप एकदम परफेक्ट रहते, लेकिन इंतजार है। फेडरल बैंक के जो नंबर्स हमने देखे, वहां से अगर कुछ एक इन्फ्लुएंस लेना हो तो लार्जली ये निजी बैंकों की तरफ से क्या उभर कर आएगा? क्योंकि फेडरल बैंक ने हाईएस्ट NII, हाईएस्ट NP नेट प्रॉफिट और सबसे शानदार एसेट क्वालिटी पोस्ट की है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में।
नहीं, और बहुत अच्छे नतीजे हैं। जब से लीडरशिप चेंज हुआ है, मुझे लगता है स्टॉक में थोड़ा री-रेटिंग और देखने को मिलेगा। कुछ तो हुआ ही है, 100 लेवल से ऑलमोस्ट अब 140, 150 लेवल्स पे है। आप देखिए आरओए अराउंड 1.36 है। मैंने एनआई का फिगर देखा, 2000 करोड़ करोड़ के ऊपर का एनआई नंबर है, जो कि बेस्ट एवर है। थोड़ा-सा कॉस्ट टू इनकम रेशियो बढ़ेगा, क्योंकि वो एक एक्सपेंशन कर रहे हैं, ब्रांच एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो वो उसमें आपको थोड़ा-सा 36-37% है, थोड़ा और बढ़ेगा, लेकिन अभी भी रिस्पेक्टेबल है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ कर रहे हैं। निम्स भी स्टेबल है, 3.1-3.2% के आसपास, और ये अभी भी रीजनेबल है वैल्यूएशन वाइज। तो मुझे लगता है थोड़ा-सा री-रेटिंग और होना चाहिए। प्लस इनकी एनबीएफसी है, फैटफिना, उसका आईपीओ एक्सपेक्टेड है नियर फ्यूचर में, उससे थोड़ा बहुत वैल्यू अनलॉकिंग होगी। मैं जो इम्प्रेस हुआ हूँ उनकी जो जो इन्होंने अपनी बुक का मिक्स जो टेक्सचर चेंज किया है, वो काफी अच्छा है। और लायबिलिटी साइड पे वापस से बहुत अच्छा फोकस है। आई थिंक वो ये 2 चीजें मैटर करती हैं, अगर आपको लॉन्ग रन में बैंक को री-रेट करना है, या आप चाहते हैं आप बाकी प्राइवेट बैंक्स की तरह मल्टीपल कमांड करें, तो काफी अच्छे नतीजे हैं मेरी नजरों में, और हमारे लिए अभी हमारा एक पोर्टफोलियो स्टॉक। ओके, हर्षदा कोई बात नहीं, गुरमीत को हम रोक लेंगे जब तक एचडीएफसी बैंक के नंबर्स नहीं आ रहे तब तक, जो गुरमीत आ ही गए हैं तो। अच्छा गुरमीत, एक शेयर जो आपने लगातार रेकमेंड किया और आपके पोर्टफोलियो में भी है, काफ़ी पैसा बना के दिया है इसने आपके लिए, लेकिन अब थोड़ा डर लग रहा है क्या? पॉली कैप की बात कर रहा हूँ मैं, 5500 की तरफ जाने को तैयार। अनुज, हम इंक्रीमेंटली और ऐड नहीं कर रहे हैं, बट हमने कोई ऐसा नेगेटिव व्यू नहीं लिया है, क्योंकि देखिए 2 चीजें, एक आप कभी भी एक चैनल चेक करिए, कभी भी आप हार्डवेयर मार्केट में जाए और आप चेक करिए, क्योंकि बस सारी रेंज है केबल्स एंड वायर्स की, और बहुत अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ कर रहे हैं, मार्केट शेयर कंटिन्यूसली गेन कर रहे हैं। एक्सपोर्ट पे बहुत फोकस है। मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने यूएस मार्केट की बात करी, जो इंडिया से 6-7 टाइम्स है। और केबल एंड वायर एक खाली होम इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये प्रॉक्सी प्ले भी है पावर डिमांड का, मैन्युफैक्चरिंग का। तो इसका मच वाइडर इम्प्लीकेशन है। मुझे लगता है एक जो ट्रिगर जो इनके लिए मेक और ब्रेक हो सकता है, वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स है। तो अगर ये हेवल्स वाली स्टोरी थोड़ी रेप्लिकेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डूइंग वेल इन किचन अप्लायंसेस, और जो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस है, मुझे लगता है वो एक फर्दर स्टॉक को ले जा सकता है। बट अभी मैं अग्री करता हूँ, वैल्यूएशन रिच है, और हम थोड़ा सा, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, हम थोड़ा सा लेवल 2 जा रहे हैं। कुछ सीमेंट स्टॉक्स देख रहे हैं, टाइल मेकर्स देख रहे हैं, सैनिटरी वेयर मेकर्स देख रहे हैं। ओवरऑल होम इम्प्रूवमेंट हम थोड़ा सा डाउन द, हालांकि वैल्यूएशन कहीं बहुत जगह कोई बहुत कंफर्ट नहीं है, बट होम इम्प्रूवमेंट क्योंकि हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहे हैं। हमें लगता है जब थीम बड़ी होती है और सेकुलर होती है, तो आपको उसको ज्यादा डाइवर्सिफाइड वे से खेलना चाहिए, rather देन कन्फाइनिंग योरसेल्फ टू अ पॉली कैप। तो हम सेरा, कजारिया, कुछ अच्छे सीमेंट स्टॉक्स, सागर, अंबुजा, काफी चीजें हम ऐड कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट में, और कुछ हम रियल एस्टेट डेवलपर नेम्स पे भी फोकस कर रहे हैं। मुझे लगता है एक बड़ा रेरा का जो एक्चुअल इम्पैक्ट है, वो हमें दिखेगा। काफी कंसोलिडेशन होगा इस इंडस्ट्री में, अच्छी बैलेंस शीट की पोजीशन बहुत चेंज हो रही है अच्छे डेवलपर्स। ओके, तो ये इनफैक्ट दूसरे काउंटर्स पर नज़रें आपकी बन रही हैं, स्पेशली अंबुजा सीमेंट जैसे काउंटर, सेरा सैनिटरी जैसे स्टॉक्स में भी थोड़ा बहुत एक्टिविटी। लेकिन गुरमीत, मेटल काउंटर्स पर आपका रुझान क्या रहेगा? कंसिडरिंग हम कुछ ही देर पहले वो चर्चा कर रहे थे कि चाइना ने जो नया पैकेज डाला है और उसमें कंटिन्यूम देखने को मिलेगा, तो होपफुली कुछ और स्ट्रेंथ नजर आएगी। लेकिन वैल्यूएशन वाइज स्पेशली टाटा स्टील, जो यूके वाला मामला थोड़ा सा सेटल होता दिखाई दे रहा है, क्या ये लीडर रहेगा या फिर जेएसडब्ल्यू, जेएसपीएल में इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं? अच्छा जी, मेरा मानना है आपको इसमें टैक्टिकल होना पड़ेगा। कमोडिटी में आप 5 साल का व्यू नहीं ले सकते, स्पेशली फेरस नॉन फेरस मेटल्स पे। टाटा स्टील ठीक लगता है। एक कंपनी जो हमारे पोर्टफोलियो में है वो गन स्टील है। हमारे लिए ट्रिगर था कि बजाज ने अपना स्टेक 74% किया, उन्होंने अपना एक लैंड पार्सल डिस्पोज किया और 1500 करोड़ कंपनी में इन्फ्यूज हुए, जिससे नेट डेट 3000 करोड़ से लगभग आधा रह गया। एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल लिमिट्स रीफाइनेंस हुई काफी लोअर कॉस्ट पे, तो कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे आए। और लास्ट क्वार्टर पहला क्वार्टर था जब उनका कोर प्रॉफिट आया, तब खाली लैंड प्रोसीजर उससे नहीं आया। और हमने उसको 2 डिजिट पे लिया था। अभी खैर स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है, तो ये हमें एक टर्न अराउंड स्टोरी लगा, तो हमने थोड़ा लंबा किया। बट अदरवाइज वी आर टैक्टिकल। अगर अच्छे प्राइस करेक्शन मिलते हैं और आपका ट्रिगर होना चाहिए 50-20% का, एंड आपको कॉल लेनी चाहिए। फंडामेंटल व्यू नहीं है हमारा ज्यादातर कमोडिटी स्टॉक्स में। हाँ, पावर एक अगर सेक्टर में देखूं, जैसे एनर्जी हम डिमांड करते हैं, वो मुझे लगता है थोड़ा ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक वापस आएगा।
उसमें हमें कुछ PSU भी अच्छे लगते हैं, बट इन जनरल मेटल्स पे लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है। गुरमीत, MCX पर व्यू है क्या आपका कोई, या आपकी इन्वेस्टमेंट है क्या, जिस तरीके की री रेटिंग हुई है यहाँ पर? अनुज सॉरी, मैं नाम मिस कर गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। सॉरी कुछ ऑडियो इश्यूज है अनुज, सॉरी। ओके, मैं बात कर रहा हूँ MCX की, जो एक्सचेंज स्टॉक है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। अनुज, एक्सचेंज बिजनेस हमारे पास एक्चुअली काफी एक्सपोजर है फाइनेंशियल सेक्टर को लेके, तो हमने इंक्रीमेंटली ऐड नहीं किया, बट मैं अग्री करूंगा, ये मिस हो गया। थोड़ा सा हम CDSL और BSE में लकी रहे हैं, तो ऑलरेडी कई बार होता है कि हम बहुत सारे एक्सचेंज स्टॉक्स नहीं डालते हैं। IEX में थोड़ा एक्सपीरियंस हमारा खराब हुआ, तो हमने थोड़ा कन्फाइन कर दिया है, और अभी जो हमारा एक्सपोजर है वो BSE और CDSL में है। लेकिन अब सॉफ्टवेयर अप्रूवल्स आ रहे हैं और थोड़ा ये न्यूज ड्रिवन है, स्टॉक में रिएक्शन आता है, पहले से भी डिसअलाउ किया था, अभी अप्रूव किया था। अनलिस्टेड स्पेस में हम इसमें काफी काम करते हैं। NSE में हमने, जैसे मैंने बोला, काफी काम किया, 3-4 साल से काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अगले 1-1.5 साल में शायद IPO भी आना चाहिए। वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, 8 करोड़ के आसपास NSE के रजिस्टर्ड यूजर्स हो गए हैं, और एक मेरे क्लाइंट है, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, कहते हैं जितने भी एक्सचेंज बिजनेस है या डिपॉजिटरी है, ये टोल नाका है, आप जब भी आएंगे रेवेन्यू बनाएंगे। तो अच्छा बिजनेस है, लॉन्ग टर्म बिजनेस है, सेकुलर स्टोरी है, बट मी टू होल्डिंग्स की वजह से हमने MCX ऐड नहीं किया है। ओके, तो ये फिलहाल वहाँ पर पोजीशन नहीं है, लेकिन NSE होपफुली जब वो लिस्ट होगा तब आई एम जस्ट गेसिंग कि आपके किस तरह के सॉलिड रिटर्न्स बनते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, टेक्नोलॉजी कंपनियों पर गुरमीत जी अब क्या पर्सपेक्टिव बन रहा है, क्योंकि 3 दिग्गजों की तरफ से साफ परफॉर्मेंस आ गया है, कमेंट्री भी साफ है। आज हम देख रहे हैं LTI माइंडट्री में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, कल LTTS के नंबर्स आएंगे तो उससे कुछ समझ में आएगा कि इंजीनियरिंग साइड ऑफ बिजनेस में क्या सिचुएशन उभर कर आ रही है। लेकिन अब कैसे अप्रोच करेंगे और कितना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं क्या? हम न्यूट्रल हैं, और थोड़ा स्टॉक पिकिंग करनी पड़ेगी आपको इस सेक्टर में, क्योंकि आप देखिए डील विंस हैं, वो इन्फोसिस में भी थी, TCS में भी थी, उसका कन्वर्जन साइकिल बढ़ गया। वो जो टिपिकल कन्वर्जन साइकिल था, वो रेवेन्यू में उतना ट्रांसलेट नहीं हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और मैं ये मानता हूँ कि इस एनवायरनमेंट में ये परफॉर्मेंस इतना बुरा नहीं है। एक जो मेरे लिए कंसर्निंग चीज है, वो नेगेटिव एम्प्लॉय काउंट है, विच क्या, जैसे इन्फोसिस ने बोला वो कैंपस हायरिंग नहीं करेंगे, 7 से 8 हजार नेगेटिव काउंट है इन्फोसिस और TCS दोनों का, और गाइडेंस भी फ्लैट है इस साल की। इनफैक्ट TCS भी सिंगल डिजिट की बात कर रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूएशन ज्यादा है। अगर 15-16 के मल्टीपल पे होते तो शायद आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते थे, बट रिच वैल्यूएशन है डिस्पाइट करेक्शन TCS का। तो हमें HCL अच्छा लगता है, अच्छे नतीजे थे, गाइडेंस भी बेटर है, थोड़ा डाइवर्सिफाइड मिक्स है, यूएस पे डिपेंडेंस कम है, और हमें नीचे फिर कुछ हम स्टॉक्स देख रहे हैं। KPIT जैसे हमने कई बार चर्चा करी है, वो ऑटो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर बनाता है, और आप देखिए जितने भी 20 OEMs हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन पे, केस जिसे हम बोलते हैं, कनेक्टेड ऑटोनोमस शेयर इलेक्ट्रिक, कैपेक्स बढ़ाया है डिस्पाइट जो भी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, इसलिए वो शेयर जो है इतना अच्छा कर रहा है। ऑब्वियसली वैल्यूएशन बहुत बहुत रिच हो गया है। थोड़े और अच्छे स्टॉक्स हैं, परसिस्टेंट अच्छा लगता है, तो आपको थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा, बट मैं इन जनरल मानता हूँ वैल्यूएशंस अभी भी सस्ते नहीं है, डिस्पाइट जो भी कंसर्न्स है IT को लेके। तो अगर आप में पेशेंस है तो आप 1-2 क्वार्टर और वेट कर सकते हैं, शायद नेक्स्ट ईयर बेटर होना चाहिए IT के। अच्छा, गुरमीत, मन करता है क्या कभी डेल्टा कॉर्प पे एक बेट लेने का, या फिर अभी इग्नोर ही करें ऐसे स्टॉक्स को? अनुज, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो रही है, मैं डिनाई नहीं करूंगा, और मुझे लगता है कि ये थोड़ा रेट्रोस्पेक्टिव कुछ लीगल रिलीफ पे आएगा। अभी 900 करोड़ के टर्नओवर पे 23-24 हजार करोड़ का GST डिमांड होगा, तो ऑब्वियसली कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएगी। तो मुझे लगता है अगर लीगल रिलीफ मिलता है, बट ये थोड़ा प्रोसेस लॉन्ग रन हो सकता है, तो थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट जरूर है, बट ये सिंथ स्टॉक्स का ये रिस्क है अनुज। बट इससे बेटर जो मुझे लगता है वो थोड़े आपके लिकर स्टॉक्स है जिसपे आप फोकस कर सकते हैं। सोम डिस्टिलरीज है, पिकैडली ऑलरेडी बहुत अच्छा कर गया है, मतलब आई डोंट थिंक सो वहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट है, नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स है, इलेक्शन सीजन है, फेस्टिव सीजन अहेड है, तो अगर आप फंडामेंटली फोकस करेंगे ऐसे स्टॉक पे, तो मेरा प्रेफरेंस लिकर की तरफ ज्यादा होगा। बट अगर और करेक्शन आता है, मान लीजिए 15-20-25% का और इस लेवल्स पे, और बहुत ही थ्रो वैल्यूएशन पे, तब देखा जा सकता है, बट बहुत हाई रिस्क स्पेकुलेटिव ट्रेड है। ओके, चलिए फिर बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए अब एक काम करते हैं, BTST या STBT कॉल से ना शुरू करते हैं। गाबा सर बताइए, BTST या STBT?
नहीं BTST बिल्कुल, और होना चाहिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ट्रेड कर रहा है 5390 पर, मुझे लगता है 5500 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए, उस तरफ जा रहा है। स्टॉप होगा 5350, ऐसी जगह पर है जहां पर रेजिस्टेंस नहीं है, तो यस डिक्सन टेक्नोलॉजी। 5500 के लिए एक अटेम्प्ट तेजी का करें। इनफैक्ट सुबह में मजबूत खुला, फिर फिसला और फिर वहां से देखिए नेगेटिव टेरिटरी से रिकवरी देखने को मिली। इस पर्टिकुलर ट्रेड में अच्छी तेजी बन रही है। राजेश सातपुते, आपका ट्रेड क्या है? देखिए, मेरी नजर है टाटा केमिकल पे। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो करेक्शन के बाद मूव के बाद फिर से एक लाइट करेक्शन, और आज मुझे लगता है फिर से यहाँ पे मूव के लिए ये रेडी है। 1080 का टारगेट होगा, 1040 के ऊपर का बाय बनेगा। 1042 पे ये फिलहाल ट्रेड हो रहा है, तो 1040 के ऊपर हम टाटा केमिकल बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1028 का। ओके शिल्पा जी, आप क्या ट्रेड कैरी करना चाहेंगे? मैं यहाँ पे कॉनकर के साथ जाना चाहूँगी। कॉनकर अगेन एक मोमेंटम में है, मुझे लगता है यहाँ पे 725 740 के लेवल्स तक आने वाले हैं, तो यहाँ पे कॉनकर पे बाय रहेगा। स्टॉप लॉस 700। ओके, तो कॉनकॉर में एक अपॉर्चुनिटी शिल्पा जी ने पिक किया। रुचित, आपका ट्रेड क्या है? BTST के लिए IGL खरीदारी की सलाह दूंगा। सो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आज स्टॉक में आया है। थ्रू आउट द डे एक अच्छा सस्टेनेबल मूव स्टॉक में रहा है। सो आई थिंक ये फॉलो अप मूव हम कल के ट्रेडिंग सेशन में आने के चांसेस ज्यादा है। तो करंट लेवल्स पे 474 के स्टॉप लॉस से BTST के लिए लेके जाए 496 के अराउंड के टारगेट्स के। ओके पालवे जी, आपका ट्रेड? सोनू जी, हमें लगता है LNT पे फोकस करना चाहिए। स्टॉक ऑलमोस्ट डे हाई की तरफ अभी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। हमें लगता है यहाँ पे एक मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा कल के सेशन में। अपसाइड का टारगेट 3150 3160 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो करीब 3080 के आसपास। ओके चलिए, अब एक काम करते हैं, एक बार जरा F&O बैन का मामला देख लेते हैं, उसके बाद क्लोजिंग स्ट्रैटेजी पर भी आएंगे। जरा दिखाइए बैन में क्या क्या आने वाला है या क्या जाने वाला है। लिस्ट तो बढ़ती जा रही है हर्षिता ऑलरेडी मेरे ख्याल से। अभी तो क्या 11 स्टॉक्स वैसे भी हैं। IPL टीम ऑलरेडी है और यहाँ पे एक्स्ट्रा भी जुड़ने वाले हैं अभी। GNFC, MCX, NMDC और मेट्रोपोलिस। मेरे ख्याल से ये रिकॉर्ड होगा। अब तक इतने स्टॉक्स बैन में एक बार कभी नहीं आए जितने ये अब आने की तैयारी है, और ये 4 और स्टॉक्स जुड़ने की तैयारी हो रही है यहाँ पर। GNFC तो लग ही रहा है। खैर GNFC में आज जिस तरीके का मोमेंटम है कि आ जाएगा बैन में। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है हर्षिता, अब काफ़ी बड़े बड़े स्टॉक जुड़ रहे हैं बैन में। पहले जैसे सेल जुड़ा, BHEL जुड़ा, सन टीवी जुड़ा, अभी MCX है, NMDC। ये छोटे स्टॉक्स नहीं है किसी भी एंगल से। पहले बैन में ये वो रेगुलर थे, इंडियाबुल्स हाउसिंग वगैरह। L&T फाइनेंस अब आजकल रेगुलरली बैन में आता रहता है, तो मन्नापुरम रेगुलरली बैन में आता रहता है। और काफ़ी बड़े बड़े स्टॉक्स भी इस समय बैन में ऐड हो रहे हैं। हालांकि बाहर शायद L&T फाइनेंस बाहर हो जाए, PNB और मन्नापुरम तो नहीं हो पाएंगे बाहर मेरे ख्याल से अभी भी, क्योंकि 80% के नीचे शायद जाना होता है। L&T फाइनेंस में अभी बॉर्डरलाइन केस बन रहा है शायद बैन से बाहर होने का, लेकिन ये इस समय बैन का मामला। इसीलिए फिर सुबह में कंफ्यूजन हो जाता है कि बैन में है या नहीं वो ट्रेड। अच्छा, इस बीच निफ्टी बैंक एक बार अनुज स्क्रीन पर लेकर आते, क्योंकि ये फिसला है अब 60 पॉइंट के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ। आई नो सुबह में आप मेंशन कर रहे थे स्टॉक्स पर ज्यादा ध्यान दीजिए, लेकिन निफ्टी बैंक इज इक्वल टू HDFC बैंक अगर आज देखें, क्योंकि HDFC बैंक में जो पूरी बढ़त देखने को मिली थी, अब पेशेंस आई एम गेसिंग टेस्ट हो रही है, क्योंकि नंबर्स अभी तक आए नहीं हैं, और वो स्टॉक इनफैक्ट अब फिर से आधे % के नुकसान पर। ये सबसे बड़ा ड्रैगर है। एक समय ऐसा था कि सिर्फ 20 पॉइंट नीचे खींच रहा था, अब लगभग 90 पॉइंट नीचे खींच रहा है। बिल्कुल। देखिए, 2 तरीके होते हैं इसमें ट्रेड अप्रोच करने के हर्षदा। मैं एक सिंपल चीज़ आपको बोलता हूँ, अगर तो आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर है ना, तो आज कोई ट्रेड कैरी मत करिए। कंजर्वेटिव ट्रेडर अगर आप आज हैं, कोई ट्रेड मत कैरी करिए। आप कल सुबह आइए, एक व्यू लीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर है, तो मैं ये कहूँगा कि आप एक बार लॉन्ग ट्रेड ले जाने की कोशिश करिए। आज सुबह का स्टॉप लॉस रहेगा, आज जो सुबह का लो रहा था, ऑब्वियसली अब कल सुबह बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, उसके नीचे खुल गए तो बैड लक, लेकिन वो लग नहीं रहा मुझे। और एक चीज़ मैं कहूँगा, जिस तरीके से पिछले कुछ मिनटों में HDFC बैंक गिरा, उसकी वजह से फिन निफ्टी गिरा है ना, अगेन अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं, आप एक कोशिश कर सकते हैं फिन निफ्टी में लॉन्ग ट्रेड ट्राई करने की बाय कॉल्स। क्योंकि जो मेरी बुद्धि कहती है ना, मेरी बुद्धि ये कहती है कि HDFC बैंक में खराब से खराब नंबर प्राइस दिन है। मतलब जो लास्ट 3-4 दिन का पैटर्न था वो मुझे अच्छा लग रहा था। अनलेस HDFC बैंक के नंबर्स इतने खराब हों और कमेंट्री इतनी खराब हो, आके बोल दें कि नहीं हम तो बिल्कुल अगले 2 साल तक हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है, अनलेस वो ये बोलें, मुझे लगता नहीं यहाँ से HDFC बैंक में कोई बहुत ज़्यादा पैसा आपका शॉर्ट साइड पर बनेगा। लॉन्ग साइड पर बन सकता है,
और एक और चीज़, HDFC बैंक अपने रिसेंट लोज को डिफेंड कर रहा है अभी तक। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर है तो आप ट्राई कर सकते हैं ये ट्रेड, वरना फिर एक काम करें, वरना कल सुबह सुबह आए एक बार एक फ्रेश व्यू लें, क्योंकि देखिए कोई भी ट्रेड कैरी करने में कुछ हद तक का तो गैम्बलिंग इन्वॉल्व है, या गैम्बलिंग ना भी कहें तो कैलकुलेटेड रिस्क तो इन्वॉल्व है ही। तो अगर आपको वो कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेना है तो आप कल सुबह व्यू लीजिए, कल सुबह गैप अप या गैप डाउन तो मिलेगा, ये तो पक्का है HDFC बैंक की वजह से, प्रोवाइडेड अगर अगले 12 मिनट में नंबर्स ना आ जाए। 12 मिनट में आगे नंबर्स तो खैर पूरी कहानी बदल जाएगी, लेकिन देखते हैं फिर क्या होता है HDFC बैंक। लेकिन निफ्टी कैसे अपने आप को पोजीशन कर रहा है अनुज, कंसिडरिंग आज सुबह में आपने एक बैंड की बात की थी 675 to 725, अब 725 पर हूबहू जाकर क्लोजिंग की तैयारी हो रही है। देखिए उस ट्रेड में थोड़ा पैसा बना होगा, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये क्या होता है ना हर्षदा, ये मार्केट इस समय एक बैटल फाइट कर रहा है। इसे कहते हैं ना, एक छोटी छोटी बैटल्स हैं। वॉर आपकी बड़ी है वो 20,500 20,600 वाली, मेरे ख्याल से ये छोटी छोटी बैटल्स हैं, इसमें आपको 30-40 पॉइंट इधर उधर मिले वो आप ले लें। लेकिन निफ्टी की पोजीशनिंग जो है, आज की पोजीशनिंग निफ्टी की है कि निफ्टी ने हायर लो बनाया है फ्राइडे के मुकाबले। फ्राइडे के मुकाबले आपका फ्राइडे का लो था 19,635, आपका आज का लो आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आएगा 19, हाँ, तो उस हिसाब से एकदम ठीक है। मैं एक बस फ्राइडे का हाई देखने की कोशिश कर रहा था, ये देखने के लिए कि आज का जो हाई है वो फ्राइडे के हाई के मुकाबले क्या रहा था। मैं एक बार बस वो डेटा पॉइंट निकाल रहा हूँ, 2 सेकंड दीजिए, बस मैं बता देता हूँ आपको कि फ्राइडे का हाई क्या था। फ्राइडे का हाई था आपका 19,805 का, तो लो लेकिन लोअर है, तो ये इंटरेस्टिंग है। हायर आपने लो बनाया लेकिन लोअर हाई, तो एक इसे कहते हैं टिपिकल इनसाइड डे। टिपिकल इनसाइड डे के बाद नॉर्मली अगले दिन मार्केट में बड़ा मूव आता है, बहुत बड़ा मूव, और कल मुझे लग रहा है मार्केट में बड़ा मूव आएगा। अब उसकी डायरेक्शन गेस करना थोड़ा टफ है क्योंकि HDFC बैंक के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन कल मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, कल निफ्टी या तो आपको 19,805 के ऊपर की स्विंग दिखाएगा या 19,635 के नीचे की स्विंग दिखाएगा। ये 2 दिन लगातार बैक टू बैक इनसाइड डे नहीं बनेंगे, ये मार्केट हमारी करती नहीं इस तरीके से। तो पोजीशनिंग निफ्टी के इस समय मेक और ब्रेक जोन में है। चलिए, मेक और ब्रेक जोन निफ्टी की पोजीशनिंग ऐसी। अब देखते हैं आखिरी 10 मिनट में HDFC बैंक आता है या नहीं। वैसे लग तो रहा है कि मार्केट जैसे ही बंद होगा वैसे ही HDFC बैंक के नंबर्स फ्लैश होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो खूब चले हैं आज, सवाल यही है अब आगे, यानी कि कल के लिए ये ट्रेड जम रहा है या नहीं। गावा साहब, पहले तो MCX, इस पर हमने काफी चर्चा की है, 2200 पर आप ये कैरी करेंगे या प्रॉफिट बुक? नहीं, कैरी करूंगा। इनफैक्ट ये स्टॉक सुबह से रडार पे था मेरे, लेकिन मैंने क्विक सिग्नल्स पे नहीं दिया। 2200 पर ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल तेजी है इसके अंदर। 2150 का स्टॉप होना चाहिए और कैरी कर देना चाहिए। नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 2300 के। MCX मुझे बढ़िया लगता है, थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन बढ़िया है MCX। अच्छा, 2 नंबर्स आए हैं, एक तो टेम्पलेट के नंबर्स आए हैं। टेम्पलेट ध्यान रखिए टाटा ग्रुप की कंपनी है, उसके नंबर्स आए हैं और इनकम थोड़ी घटी है यहाँ पर। कमोडिटी कंपनी में देखिए ये हमेशा रहेगा, लेकिन प्रॉफिट मेरे ख्याल से थोड़ा सा घाटा जो है वो कम हुआ है, 35 करोड़ से घटकर 2.3 करोड़ पर आया, तो ये एक तरीके से शायद मार्केट थोड़ा पॉजिटिवली लेगा। इनफैक्ट एबिटा लॉस सिर्फ 1 करोड़ पर आया अनुज, जो पिछले साल 40 करोड़ पर था, तो ऑपरेशनली तो काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है फिर। बिल्कुल, तो ये एक नंबर इस समय। अच्छा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र मेरे ख्याल से पहले आ गया था शायद, अभी पूरी डिटेल्स आए हैं उसके, हाँ अभी पूरे डिटेल्स आए हैं उसके, तो वो मैं देख रहा था उसमें बाकी जो पूरी की पूरी डिटेल्स है, लेकिन नंबर्स सुबह मतलब पहले आ गए थे, तो उसके लिए अब उसको रिविजिट नहीं करूँगा। निफ्टी में पिछले कुछ मिनटों में थोड़ा नॉक ज़रूर लगा, एक बार निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन लेकर आइए, निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं, और उसके बाद जिन स्टॉक्स ने लीड किया, TCS, HDFC बैंक, रिलायंस, 3 सबसे बड़े स्टॉक्स, तीनों ने इक्वल नंबर प्रेशर डाला मार्केट पर। और रिलायंस का इंटरडे देखिए अब आप, रिलायंस इस समय थोड़ा सा डे लो की तरफ जा रहा है, और TCS, आई थिंक TCS में मार्केट थोड़ा डिसअपॉइंटेड ज़रूर हुआ है, वो बायबैक के साइज से शायद और प्राइस से भी। 3679 के 52 वीक हाई के बाद से स्टॉक में करेक्शन आई, रिजल्ट के बाद करीब 4% की करेक्शन अब आ चुकी है यहाँ पर। गावा सर, TCS शायद है आपके पोर्टफोलियो में, लेकिन ट्रेडिंग वाइज कहाँ पर लेने की जगह बनेगी वापस? लेने की जगह बनेगी करीब 3430 के आसपास या 50 के आसपास, शायद वहां पर आ जाए। अगर वहां पर आ जाए तो शायद एक बाउंस मिल सकता है, वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है TCS। फिलहाल थोड़ा शॉर्ट टर्म में वीकनेस नजर आती है, अगर किसी को शॉर्ट करना है आज कर सकते हैं, स्टॉप लगाइए 3550, थोड़ा डिप पॉसिबल है अप टू 3450। लेकिन अनुज, TCS के केस में तो गणित तो एकदम ठीक 17,000 करोड़ ही बैठ रहा था, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट से क्लैरिफिकेशन हमने मांगी थी कि क्या इससे ज्यादा कर सकते थे, तो उन्होंने साफ यही कहा कि
इक्विटी प्लस रिजर्व्स और आप स्टैंडअलोन या कंसोलिडेटेड जो भी कम है उस पर अप टू 25% तक का बायबैक कर सकते हैं। तो गणित ठीक 17,000 करोड़ पर ही आ रहा था। हाँ नहीं, वो प्राइस अगर थोड़ी ज्यादा होती तो वो बढ़ जाता ना, वो थोड़ा सा तो वो हो गया। अगर थोड़ी सी प्राइस बढ़ जाती तो उससे अपने आप साइज भी बढ़ जाता। जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था वो 4,300 लोअर एंड और 4,500 एग्जैक्टली। तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, वो मार्केट उसके हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहा था हर्षदा। तो वो यही एक डिसअपॉइंटमेंट था। प्लस थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि टीसीएस के केस में वो जो आपको याद होगा हमने एक चीज डिस्कस की थी, अगर ये बायबैक का सपोर्ट नहीं होता ना, इन नंबर्स पर टीसीएस का शेयर 3200 पे होता। क्योंकि वो डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ तो थी नहीं उनकी। आप इन्फोसिस ने कम से कम 2% की डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ तो दी है। बायबैक हमेशा एक आपके लिए फ्लोर का काम करता है, कभी भी वो एक रीजन नहीं होता है स्टॉक की रैली के लिए। स्टॉक की रैली के लिए आपको नंबर्स दिखाने होते हैं। ये हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि बायबैक की अनाउंसमेंट आ गई, स्टॉक चल गया, अलग बात है, लेकिन रैली अगर आनी है स्टॉक के लिए तो रैली के लिए आपको फिर नंबर्स चाहिए। वो नंबर्स मिसिंग थे टीसीएस के केस में। और दिक्कत यही है कि विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। जो कंपनी का मैनेजमेंट कहता है कि हम सिर्फ अगले 15 दिनों तक का ही आउटलुक दे सकते हैं, उससे ज्यादा का नहीं, और ये संकेत बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा, आखिरी हम 7 मिनट में उतर रहे हैं। डेल्टा कॉर्प 8% नीचे जाकर आपको क्लोज दिखाएगा। दूसरे लूजर्स पर मैं नजर डाल रही थी, कहाँ पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं। तो डीवीज लैब जैसे काउंटर्स भी है, नेस्ले जैसे काउंटर्स भी हैं, जहां पर कुछ मंदी की पोजीशंस लोग कैरी कर रहे हैं। डीवीज लैब पर क्या संकेत बन रहा है राजेश पालविया? तो हर्षदा जी, आज देखें तो स्टॉक ब्रेकडाउन देखने को मिला। स्टॉक एक अपस्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा था डेली चार्ट पे, लेकिन आज का प्राइस एक्शन में स्टॉक ने वो अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। हमें लगता है अब यहाँ पे स्टॉक अगर 3675 के नीचे ही सस्टेन करेगा तो इसका नेक्स्ट डाउन साइड का टारगेट 3600 की तरफ भी आता हुआ दिखेगा। तो हमें लगता है कि यहाँ पे अगर किसी के पास शॉर्ट साइड का ट्रेड है तो कैरी कर सकते हैं 3600 के टारगेट। ओके, चलिए कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पर इस समय थोड़े से मूव्स आपको दिखाई देंगे। एक बार लार्सन एंड ट्यूब्रो देख लेते हैं। लार्सन एंड ट्यूब्रो में एक अच्छा मूव इस समय, लेकिन इन्फोसिस और टीसीएस दोनों ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया आज, खासतौर से इवन इन्फोसिस ने भी। अब डे लो पर बंद हो रहा है इन्फोसिस। बाय द वे लुपिन लेकर आई है एक बार जरा, और लुपिन में अब देखिए क्या शानदार मोमेंटम। अब 1200 के पार निकलने की तैयारी कर रहा है स्टॉक, ऑलमोस्ट 1200 की ट्रेजेक्ट्री में। इनफैक्ट आज का हाई था 1201 के करीब। तो यहाँ पर अच्छा मूव। शिल्पा जी, लुपिन लगातार ट्रैक कर रहे हैं स्टॉक को हम। 750 से ये मूव हमने एक प्ले किया है यहाँ पर, लेकिन अब 1200। अब नेक्स्ट क्या? जी बिल्कुल, ल्यूपिन यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। फ्यूचर्स में तो 1203 आज इसको मैंने प्रभुदास लीलाधर में इसी लेवल पे रेकमेंड किया है। वो टारगेट्स ऑफ 1230 टू 1245 एक दो दिन के लिए। तो मुझे लगता है यहाँ पे मोमेंटम भी अच्छा है। ये 1205 इन फ्यूचर्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है एक ब्लास्टिंग मूव रहेगा जहाँ पे आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पर लुपिन जाकर टिकता हुआ 1200 के लेवल्स, 1% का इजाफा, और ये मोमेंटम चले तो आगे और तेजी बनती दिखाई जरूर देगी। अच्छा, जाने से पहले एक स्टॉक कैश मार्केट का है जिसमें फिर से लास्ट हाफ आवर में तेजी बनी, SJVN। राजेश सातपुते देख पाएंगे क्या 75-76 पर आगे गाड़ी और बढ़ेगी? हर्षदा जी देखिए, चार्ट तो बेहतरीन है। अगर इनफैक्ट आप डेली चार्ट देखें तो इट्स अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल जिसका ब्रेकआउट आज मिला है विद द राइज इन वॉल्यूम। तो अगर मैं सही हूं तो इसका जो टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 82 का। तो 75.90 ये करंट प्राइस है। आप बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 73। ओके, चलिए HDFC बैंक के नंबर्स नहीं आए इसका मतलब, तो अब नंबर्स आएंगे पोस्ट मार्केट आवर्स और उसके बाद ही इसका एनालिसिस हो पाएगा। लेकिन स्टॉक जो है वो थोड़ा नर्वस है क्लियरली नंबर से पहले। हालांकि लास्ट के 2-3 मिनट में काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन स्टॉक मोर और लेस डे लो और डे हाई के एग्जैक्ट बीच की ट्रेजेक्टरी में बंद हो रहा है। 1520 का लो था, 1534 का हाई था, और स्टॉक बंद हो रहा है करीब करीब 1529-1530 पर। तो ठीक है, थोड़ी सी नर्वसनेस के साथ HDFC बैंक का शेयर बंद हुआ। लेकिन अब एक काम करें, फिर वॉल पे चलते हैं और हर्षदा क्लोजिंग एड्रेस करते हैं। आज की काफ़ी मिक्स रही क्लोजिंग, मतलब कुछ भी समझना मुश्किल है। हाँ जी हाँ, एक जहां जो टॉप एक्सपेक्ट किया था वहीं पर मार्केट जाकर
अटकता हुआ 19,727 के आसपास 22 पॉइंट नीचे एकदम शांत क्लोज देखने को मिल रहा है निफ्टी के लिए। निफ्टी बैंक भी आपके सामने देखिए, हालांकि निफ्टी बैंक में डे लो से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। 100 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान था, उसकी आधी तो भरपाई हमने की है। टेक्नोलॉजी काउंटर्स में थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का भी जोर देखा गया, क्योंकि टीसीएस ने आज दरअसल किया है अंडर परफॉर्म, और बाकी स्टॉक्स में एक दो ही थे जो तेजी में थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आज का जो बड़ा सेक्टर उभर कर आया वो मेटल्स में अच्छी खासी खरीदारी बनती दिखाई दी है, वो एक आउट परफॉर्मर है। आप पीएसयू बैंक देखेंगे, वहां पर अच्छा खासा रुझान तेजी का बनता दिखाई दिया, वो इंडेक्स भी करीब आधे % के गेन्स, और सीमेंट स्टॉक्स में हमने देखा चुनिंदा खरीदारी बनती दिखाई दी है। अब किन स्टॉक्स की बदौलत ये तेजी बनी है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। निफ्टी जो आपको 19,731 के आसपास क्लोज की तैयारी कर रहा है, ध्यान दीजिएगा टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर्स पर अच्छा मूव देखने को मिला है। 1.5% का इजाफा इन काउंटर्स ने अपने नाम किया। यहाँ पर एनएमडीसी को भी लगे हाथ देख लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी एक अच्छी खासी तेजी की पोजीशन। इनफैक्ट ये स्टॉक तो करीब 3-3.25% ऊपर था आज के कारोबारी सत्र में। एलटीआई माइंट्री में हमने देखा है दिग्गजों में कोई सिर्फ तेजी बनती दिखाई दी है। नंबर्स आना बाकी है, कल एलटीटीएस के नंबर्स आएंगे, लेकिन उससे पहले एलटीआई माइंट्री में अच्छी खासी तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी हैं। अच्छा, सरकारी बैंकों में यूनियन, कैनरा, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा ये सब चले हैं, लेकिन एसबीआई का ज्यादा साथ नहीं मिला, इसीलिए हम देख रहे हैं कि वो बड़ा मूव लार्जली निफ्टी बैंक में नहीं देखने को मिला है। अब आप नजर रखिएगा एचडीएफसी बैंक के शेयर पर। नंबर्स के इंतजार में स्टॉक बस फंस गया, 0.25% की गिरावट पर जाकर टिकता हुआ। However, ये डे लो 1522 का था, वहां से 10 रुपए ऊपर हम क्लोज देख रहे हैं इसका बना है। आज पॉलीकैप में तेजी, आज जोरदार खरीदारी एमसीएक्स के शेयर में, जीएनएफसी जैसे स्टॉक्स में, और आज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट दरअसल डेल्टा कॉर्प उभर कर आया, जहां पर एक और नोटिस थमा दी है जीएसटी डिपार्टमेंट ने, और वो करीब 8% करेक्ट होता हुआ काउंटर दिखाई दिया है। कुछ और स्टॉक्स थे जहां पर हमने देखा है मुनाफा वसूली देखने को मिली, नेस्ले, एशियन पेंट्स, ये कुछ काउंटर्स थे जहां पर डीवीज लैब, लॉरस लैब्स जहां पर बिकवाली देखी गई। लेकिन आखिरी 15 सेकंड में आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं हीट मैप, वहां पर आपको पिक्चर साफ दिखाई देगी कि हम आज कितनी तेजी और कितनी मंदी में थे। तो पोजीशन आप देखिए लगभग 50-50 की है, जितनी तेजी हुई उतनी ही मंदी के सौदे बनते दिखाई दिए हैं। अब तेजी में हीरो मोटोकॉर्प एक अच्छा कैंडिडेट साबित हुआ है, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचसीएल टेक, एलटीआई माइंट्री, यूपीएल, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स में जमकर खरीदारी दिखी। एक्सिस बैंक तेजी में जाकर टिक रहा है, वहां टाइटन में खरीदारी, हिंडाल्को में खरीदारी जरूर नजर आई है। आज ध्यान दीजिए कि क्या लड़खड़ाया, टीसीएस में दबाव, नेस्ले, डीवीज लैब जैसे काउंटर्स में दबाव, और बैंकों में आप देखिए कोटक नीचे, इंडसइंड बैंक देखिए कमजोरी में, रिलायंस का ज्यादा साथ नहीं मिला। इसीलिए आप कह सकते हैं इस हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी शांत हुई है। 19,728 के आसपास निफ्टी जाकर टिका है, 22 पॉइंट्स की गिरावट और 51 अंकों का नुकसान निफ्टी बैंक में। चलिए फटाफट से सीधा सौदा का अपडेट भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। देखते हैं आशीष और नीरज ने जो स्टॉक्स आज आइडेंटिफाई किए थे उनमें कौन से आउट परफॉर्मर्स साबित होते हुए दिखाई दिए हैं। आशीष का परफॉर्मेंस आपके सामने, एसजेवीएन, एशियन होटल, राइट्स तेजी में थे, विप्रो शॉर्ट साइड पर रखा, वहां पर 0.23% तक की गिरावट देखने को मिली। नीरज के पोर्टफोलियो में हमने देखा था ज्यादा मंदी वाले सौदे थे, लेकिन चले वही है। टेक महिंद्रा, पनाशिया बायो, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स उन्होंने पिक किया था, 8% के गेन्स उधर। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस थोड़ा सा फ्लैट क्लोज दिखाता हुआ, लेकिन ये है वो टॉप ट्रेडेड काउंटर सीधा सौदा की तरफ से। बिल्कुल, तो आज एक थोड़ा सा टायरिंग दिन मैं ये कहूँगा मार्केट में, क्योंकि पूरे दिन मार्केट एक रेंज में फंसा रहा और 40-50 पॉइंट की स्विंग दी मार्केट ने आपको मैक्सिमम, और एचडीएफसी बैंक ने लगातार इंतजार कराया। तो कल सुबह सुबह खुलते ही मार्केट एचडीएफसी बैंक पर रिएक्ट करेगा, और वही होगा आपका सबसे बड़ा तुरुप का इक्का, चाहे आप बुल हो या बेयर हो, दोनों हो। तो कल सुबह सुबह फिर मिलेंगे हर्षदा। जी हाँ, और ऑफ कोर्स नई खबरें, नई एनालिसिस और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मार्केट का लेकर आएंगे। लेकिन आप बने रहिएगा सीएनबीसी आवाज के साथ, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।